यहाँ पे पहले सबसे नंबर 1 पे कुछ बेसिक फंडामेंटल है जिसको सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में आपको जानना है, और 2 नंबर में उसका कोई भी या 1 मार्क्स का कोई भी उसमें क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है पाइथन का। तो इसमें कहा गया पाइथन कैसी है, जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यानी कि इसको हम जनरल पर्पस क्यों कहा गया कि कोई भी लैंग्वेज हो उसका उद्देश्य क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या आपका ऐप डेवलपमेंट, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप किए जाते हैं, हमारी जनरल पर्पस लाइफ में जो मुश्किलें हैं उनको आसान करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं या आपका ऐप डेवलप किए जाते हैं। तो उसके लिए आपका, इसीलिए इसको, ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, इसीलिए इसको जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों कहा गया है, इसमें पूरा फोकस, मतलब अगर देखें, अभी हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट भी पढ़ेंगे कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो भी चीजें हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से जनरल लाइफ में, और उन चीजों का कोई एक्सटर्नल और इंटरनल कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हमारे एक ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपका फैन है, तो फैन में 3 ब्लेड्स लगे होते हैं, उनका कोई कलर होता है, तो वो क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। और उसके इंटरनल फीचर्स क्या हैं कि वो हमें हवा देता है, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे मोबाइल हो। तो ये जो बाहरी फीचर्स हैं, एक्सटर्नल फीचर्स हैं, उसमें वो दिखाई कैसा पड़ता है, उसका कलर, शेप कैसी है, वो होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। और इंटरनल क्या है कि वो बिहेव कैसे करता है, बिहेवियर कैसा है। तो उसी को बेस्ड मानकर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कही जा रही। यानी जितने भी प्रॉब्लम, चाहे व्हाट्सएप बना है, चाहे फेसबुक बना है, तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी जनरल लाइफ में जो भी चीजें हमें चाहिए उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपका पाइथन लैंग्वेज इसमें हेल्प करती है। दूसरा यहाँ पे लिखा है फीचर्स इसका, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हुआ लैंग्वेज आपकी जो है, देखा जाए तो सबसे पहली आपकी मशीन लैंग्वेज थी, जिसमें जो कंप्यूटर की भाषा कही जाती है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। और हमारी लैंग्वेज कौन सी है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें हम बातचीत करते हैं, चाहे वो इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। तो अभी फिलहाल इंग्लिश के ऊपर ही पूरा फोकस किया जाएगा। लेकिन अब इस समय वर्तमान में, प्रेजेंट में जो भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, वो देखा होगा आपने, चाहे वेबसाइट बन रही हैं, चाहे सॉफ्टवेयर, वो मैक्सिमम लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए जा चुके हैं कि आप हिंदी में वर्क करना चाहते हैं तो हिंदी में कर लीजिए या किसी और लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा गया कि जो हम अपने तरफ से इंस्ट्रक्शन दें कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग के थ्रू, उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर समझे और हमारी लैंग्वेज में उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर दे, इसीलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा गया है। और मशीन लैंग्वेज में क्या था कि कोई भी चीज हमें 0-1 के फॉर्म में देनी होती थी, जो भी हम बात करना चाहते हैं, तो उसके कोड बनाए गए थे और मशीन लैंग्वेज में दिए जाते थे, कंप्यूटर उसी को समझता था और रिजल्ट भी वो उसी फॉर्म में हमें देता था, 0-1 फॉर्म में, और उसको फिर हम लोग अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे। तो उसकी जगह पर अब इम्प्रूव होते होते इस समय हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में चल रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे जावा का, इसका पाइथन का डेवलपमेंट के बारे में, कि पाइथन का जो डेवलपमेंट है वो 1980s में स्टार्ट कर दिया था। यानी एक तरीके से देखा जाए इसकी न्यू पड़ गई थी कि वो 1980s में वर्क करना चालू कर दिया गया था पाइथन पे। और ये कौन थे, ये ग्यूडो वैन रोसम नाम के पर्सन थे, इन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी। और कहाँ पे की थी, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड। तो ये जितने भी पॉइंट हैं ये सब एक एक नंबर में आते हैं, किसने स्टार्टिंग की थी, किस सन में आपका इसका जो है फाउंडेशन रखा गया, और किस इंस्टीट्यूट में ये डेवलप की गई, या किस आपका देश में डेवलप हुई। तो ये सारे पॉइंट एक एक नंबर में कभी भी कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो वर्किंग तो चालू कर दी गई थी 1980s में, लेकिन फाइनली
जो पहला एक फंडामेंटल वर्जन इसका लॉन्च किया गया वो आपका फरवरी 1991 में बनाया गया ग्यूडो वैन रोसम के द्वारा, और इसमें ये इस वर्जन को नाम दिया गया 0.9.0। इस वर्जन में पहली बार 1991 में आपका पाइथन हम लोगों के सामने लाई गई। पहले तो इंटरनल वर्क चलता रहा, उस पर इंटरनल रिसर्च चलती रही कि क्या डिमांड है मार्केट में और उसको कैसे पूरा किया जाए, और फिर बाद में 1991 में ये हमारी लैंग्वेज में प्रोवाइड की गई। उसके बाद अब कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस थी जिनकी हेल्प से, क्योंकि भले ये एक खुद की एक लैंग्वेज है लेकिन ये भी किसी लैंग्वेज की ही हेल्प से बनाई गई है, तो हर लैंग्वेज किसी न किसी लैंग्वेज की ही मदद से बनाई जाती है। तो यहाँ बताया गया इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज एबीसी, कोई लैंग्वेज उस समय चलती होगी, मॉड्यूला 3 लैंग्वेज चलती होगी, स्मॉल टॉक लैंग्वेज चलती होगी, एल्गो 168 लैंग्वेज चलती होगी। इनके जो स्टेटमेंट थे इनको कंबाइंड करके और इनसे डेटा लेकर फिर हमारा पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा गया इट इज अ ओपन सोर्स स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ओपन सोर्स का मतलब बच्चों ये हुआ कि मार्केट में ये सबके लिए फ्री अवेलेबल है, इंटरनेट से कोई भी इसको डाउनलोड कर ले और कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है किसी भी पर्सन को, इसलिए इसको आपका ओपन सोर्स कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कहीं भी बच्चों कनेक्टिविटी का इशू आए प्लीज तुरंत बोल दीजिएगा। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, ये मैंने बिल्कुल पहले दिन के हिसाब से जो स्टार्टिंग होनी चाहिए ये बैच ही स्टार्ट किया है, ठीक है। बाकी आपको जैसी भी प्रॉब्लम हो और जैसा भी अच्छा लगे वो आप बताते रहिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन अपर केस लोअर केस लेटर। तो ज्यादातर आजकल की जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं वो मैक्सिमम केस सेंसिटिव ही होती हैं। तो इसमें यानी हम लोगों को प्रोग्रामिंग करते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी इसमें कमांड्स या स्टेटमेंट दिए गए हैं अगर वो अपर केस में है या जो लेटर उनका अपर केस है तो उनको अपर केस में याद रखना पड़ेगा, और जो लेटर लोअर केस में है उनको हम लोअर केस में याद रखेंगे। केस सेंसिटिव लैंग्वेज इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एट गूगल, यहाँ पे अभी आगे भी आपको जानकारी मिलेगी जैसे कि इस लैंग्वेज को कहाँ कहाँ प्रेफर किया जाता है, यानी कौन कौन लोग इस लैंग्वेज को ज्यादातर यूज कर रहे हैं। तो आपका जो टॉप पे हैं जैसे फेसबुक, गूगल और यूट्यूब, ऐसे ही ये तो मेन जो सारे लोग जानते हैं, ये सभी लोग इस समय पाइथन को यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये जावा के बाद नंबर 2 पे है और मुझे लगता है ये नंबर 1 पे जरूर एक दिन जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। सर आपने स्क्रीन नहीं शेयर की? स्क्रीन शेयर नहीं की? ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? और किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है? यस सर। अरे यार तुम लोग मतलब ये छोटी सी चीज बोली नहीं जा सकती थी बच्चों? इतनी देर से मैं ये चीजें बता रहा हूं और मैंने कहा था कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज बोल दीजिएगा। प्लीज, आपके सपोर्ट के बिना कुछ हो नहीं सकता। आप दिखाई पड़ रहा है सब? यस सर। ये सारे पॉइंट थे जो मैंने अभी भी आपसे डिस्कस किए हैं। दोबारा से बता दूं सारे पॉइंट बच्चों? मैं दोबारा से बता दूं सारे पॉइंट? अवंतिका, अथर्व, हिमांशु, सौर्य? सर क्लियर है। चलिए फिलहाल इसकी मैं वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो में तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है तो सारा कुछ आ जाता है, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा।
अब इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है इंटरप्रेटेड। पाइथन, यहाँ पे बताया जा रहा, पाइथन सोर्स कोड इज कंपाइल्ड टू बाइट कोड as a .pyc file and this byte code can be interpreted by the interpreter। तो जावा, जैसे जावा में आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होता था, ऐसे पाइथन में भी आपका कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों होता है। और सबसे पहले जब कभी भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो ये प्रोग्राम हमारा सोर्स कोड कहा जाता है, सोर्स कोड। और कंपाइलर के द्वारा, हमारा कंपाइलर है जो पाइथन का, कंपाइलर के द्वारा इसको कन्वर्ट किया जाता है बाइट कोड में, बाइट कोड। और बाइट कोड हमारा एक ऐसा कोड होता है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होता है। तो हमारा सोर्स कोड को कंपाइलर ने कंपाइल किया बाइट कोड में, और फिर बाइट कोड हमारा यहाँ पर कंपाइल होता है और ये एक नया कोड तैयार करता है। अच्छा, बाइट कोड का यहाँ पे बताया गया कि जैसे आप जब इसको सेव करते हो, ये सोर्स कोड वाली फाइल जब सेव करते हो, तो मान लीजिए इसका नाम दिया आपने राम, तो राम डॉट पाई, पाई इसका एक्सटेंशन नेम होता है, पाइथन का एक्सटेंशन नेम पाई है। तो इस नाम से ये फाइल सेव हुई, और फिर जब इसका कंपाइलर से कंपाइल किया गया तो ये बाइट कोड में चेंज हुई। तो बाइट कोड में इसका नाम हो जाएगा राम डॉट पीवाईसी नाम हो जाएगा इसका। और उसके बाद इंटरप्रेटर की मदद से, जो कंपाइलर का इंटरप्रेटर होता है, तो इंटरप्रेटर की मदद से आपका ये मशीन कोड में चेंज हो जाता है, मशीन कोड में चेंज हो जाता है। और मशीन कोड ही कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जाता है। आज भी कंप्यूटर मशीन कोड को ही जानता है, लेकिन अब ये बीच में कंपाइलर और इंटरप्रेटर नाम के जो सॉफ्टवेयर आपके आ गए हैं, इनके थ्रू हम मशीन कोड में आसानी से ये अपने आप ही कन्वर्ट कर देते हैं, हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बताया गया। उसके बाद जो है इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव यहाँ पर इंटरेक्टिव मतलब है कि इसमें जितने भी एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर फ्रेंडली हो और जीयूआई कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि कहीं कोई बटन की जरूरत है तो कोई बटन बनी हुई है, कहीं कोई मेनू की जरूरत है तो वो मेनू बना हुआ है। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर इंटरेक्टिव लगते हैं देखने में, तो वो सारे सॉफ्टवेयर इसके थ्रू जनरेट किए जा सकते हैं। और ये आपका अभी भी बताया गया, ये ऑब्जेक्ट को बेस मानकर प्रोग्राम बनाए जाते हैं इसमें, तो इसको इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इजी एंड सिंपल। जो अदर लैंग्वेज हैं पाइथन से पहले की, उसमें जो कोड होते थे वो काफी लंबे होते थे और उनको याद करना कठिन होता था। पाइथन में हर चीज बहुत ही इजी कर दी गई। जैसे मैं प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे आऊंगा तो मैं डिफरेंस बताऊंगा सी प्लस प्लस जावा से पाइथन का, क्योंकि ये तीनों पॉपुलर लैंग्वेज रही हैं और इनका पाइथन से, तो आप देखोगे पाइथन कितना इजी हो गया है, बहुत इजी कर दिया गया है। फिर पोर्टेबल बताया गया। तो पोर्टेबल का मतलब ये किसी भी, जैसे कि आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसका पाइथन का प्रोग्राम बनाया और आप चाहते हो उसकी फाइल को पेन ड्राइव में कॉपी करके और हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाएं, या हम जो है जो और डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन पे चलाएं, तो ये प्रोग्राम चल जाएगा। तो इसलिए इसको पोर्टेबल कहा जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करके चलाया जा सकता है। और स्केलेबल, स्केलेबल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि दिन प्रतिदिन, डे बाय डे इसमें इम्प्रूवमेंट होते ही चले जा रहे हैं और हर साल लगभग 1 साल 2 साल में एक नया वर्जन आ जाता है। तो इसमें बहुत तेजी से वर्क किया जा रहा है पाइथन पर, तो इसलिए ये आपका स्केलेबल है, बहुत ही आगे बढ़ने वाली लैंग्वेज है। पता नहीं क्या क्या इसमें और आ जाएगा, अभी आप फीचर्स देखोगे इसमें कि क्या क्या चीजें डेवलप हो रही हैं। और इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि पाइथन लैंग्वेज के साथ में जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनको भी जोड़ा जा सकता है। कि जैसे पाइथन में अगर आप जावा का कमांड चलाना चाहते हैं
तो चला सकते हैं, पाइथन में आप सी लैंग्वेज का कमांड चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। तो दूसरी लैंग्वेज के साथ में ये जुड़ सकती हैं, इंटीग्रेटेड कही जाती हैं। और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, तो ये इसको एक्सप्रेस करना यानी इसमें क्या क्या आप दे रहे हो वो इजी है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इसलिए कही जाती है। तो ये छोटे छोटे फीचर्स हैं, इनको आपको माइंड में रखना है। इसके बाद जो है अब जावा के इंटरप्रेटर जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पर ये वर्क करते हैं, तो ये इंटरप्रेटर कौन कौन से होते हैं इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए इंटरप्रेटर का मतलब हुआ कि ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसी आईडी जिस पे हम पाइथन का प्रोग्राम रन कराते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आपको दिखाई पड़ रहा है एक पाइचैम नाम का सॉफ्टवेयर है जिसपे पाइथन के सारे प्रोग्राम रन कराए जाते हैं। ये बड़े लेवल पे यूज होता है, यानी कि जब आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना होता है तो पाइचैम का ही हम लोग यूज करते हैं। लेकिन बेसिकली जो स्टार्टिंग है यानी बिगिनर्स के लिए, जैसे स्कूल्स के लिए, तो स्कूल्स के लिए क्या किया गया है, पाइथन के द्वारा एक IDLE नाम से ये सॉफ्टवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसके द्वारा जिसके ऊपर आप पाइथन के प्रोग्राम सारे रन करते हो। अभी मैं आपको ये ओपन करके ये सारी चीजें दिखाऊंगा। तो हम लोग भी वैसे तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप इसमें से यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग ज्यादातर IDLE ही यूज करेंगे। अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह या प्रोजेक्ट वगैरह मैंने बना के दिखाया आपको या आपके रिक्वायरमेंट हुई तो बना के दिखा दूंगा, तो आपको यहाँ पर पाइचैम की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ये भी आपका सर, है। यस बेटा। सर कोई स्पाइडर पाइथन भी आता है? ये मेन है, पॉपुलर है। बाकी साइड बेस में बिजनेस करने के लिए जितने भी पैसे वाले हैं तो वो जो भी चीज पॉपुलर हो रही होती है उसके पैसा लगाकर उस चीज को जनता को प्रोवाइड कराते हैं। तो बिल्कुल आपने जो नाम लिया वो भी है। ओके सर। ऐसे प्लीज थोड़ा सा पूछते रहिएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है मान लीजिए हम लोग ये पाइथन IDLE में वर्क कर रहे हैं, तो इसमें 2 तरीके से वर्क किया जा सकता है। सबसे पहला है इसमें इंटरेक्टिव मोड होता है और दूसरा आपका स्क्रिप्ट मोड होता है। तो इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड, इसमें क्या फर्क है आपको अभी दिखाई पड़ेगा। इंटरेक्टिव मोड का मतलब है बेसिक, जिसको जैसे कि आपका डॉस पढ़ा होगा आपने या सुना होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उस तरीके की ब्लैक स्क्रीन या व्हाइट स्क्रीन होती है सिंपल सी, और उस पर आप कमांड लिखते हो। कमांड आपको आना चाहिए लिखना। कमांड का मतलब किन कमांड्स के द्वारा किया, किन स्टेटमेंट के द्वारा पाइथन क्या क्या आप उनको समझाना चाहते हो पाइथन में, कोई भी चीज आउटपुट लेने के लिए वो कमांड लिखने होते हैं। तो ये आपको सामने एक स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, ये तो ब्लैक सी स्क्रीन है। हमारे पास जो एडवांस है उसमें आपकी व्हाइट स्क्रीन होती है। आप चाहें तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक, व्हाइट या कोई और भी कर सकते हैं। तो ये आपका इंटरेक्टिव मोड है। इसमें क्या है, विदाउट पासिंग पाइथन स्क्रिप्ट फाइल टू बी इंटरप्रेटेड डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड कोड टू पाइथन। ये कमांड लाइन आर्गुमेंट के रूप में यूज की जाती है, यानी कि इसमें सीधे सीधे कमांड दिए जाते हैं, स्टेटमेंट दिया जाते हैं, और एक स्टेटमेंट दिया उसी समय उसका वो वर्क करके दिखा देगा। जैसे यहाँ पे 6 और +3 दे दिया गया तो सीधे ये आउटपुट के रूप में 9 दिखा देगा। उसके बाद जो है, और इसको आपका पाइथन सेल कहा जाता है, ठीक है। पाइथन प्रॉम्प्ट भी कहा जाता है। ये जैसे 3 एरो दिखाई पड़ रहे हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट भी कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या कहा गया, इट इज अ कमांड द पाइथन इंटरप्रेटर यूजेस द इंडिकेट दैट इट इज रेडी। जैसे कि जैसे ही ये साइन आपको दिखाई पड़ जाए जब IDLE ओपन करोगे, तो इसका मतलब है कि पाइथन आपको इंडिकेशन दे रहा है कि वो रेडी है वर्क करने के लिए। द इंटरेक्टिव मोड इज बेटर देन प्रोग्रामर डील्स विद स्मॉल पीसेस ऑफ कोड। इंटरेक्टिव मोड तब अच्छा रहता है जब छोटी छोटी चीजें आपको चेक करवानी हो, चेक करके छोटी छोटी चीजें परफॉर्म करानी हो, तब आपका इंटरेक्टिव मोड ज्यादा अच्छा माना जाता है। और वैसे स्क्रिप्ट मोड ही हम लोग यूज करेंगे क्योंकि बेटर स्क्रिप्ट मोड ही होता है। छोटी छोटी चीजें चेक करने के लिए इंटरेक्टिव मोड आपका ठीक रहता है, लेकिन प्रोग्राम जब बड़े बड़े हम लोग बनाते हैं तो स्क्रिप्ट मोड का ही यूज करते हैं। अब आप इसको पहले स्क्रिप्ट मोड में बता दे रहा हूं, फिर आप इसको देखिए, समझिए। देखिए, इन दिस मोड सोर्स कोड इज स्टोर्ड इन अ फाइल विद .py
ये एक्सटेंशन नेम इसका होता है। यूज द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट द कंटेंट ऑफ द फाइल, टू एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट बाय द इंटरप्रेटर यू हैव टू टेल इंटरप्रेटर द नेम ऑफ द फाइल। इसमें एक फाइल बनानी पड़ती है और उस फाइल में कोड लिखना पड़ता है, फिर उस फाइल को कोई नाम देकर .py से एक्सटेंशन से सेव करना पड़ता है, देन वो रन होती है। अब मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं। अगर आपने लोड नहीं किया है तो वो बिल्कुल सिंपल है, python.org नाम से वेबसाइट है, अभी मैं दिखा दूंगा, उससे आप इसको लोड कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास पहले से ओपन है, वरना यहाँ पे सर्च बॉक्स में मैं IDLE लिखूंगा तो सामने आ जाता है। ये अपर वर्जन इस समय है 3.9 पाइथन का। ये देखिए, तो पहला जो आपने पढ़ा ये वाला इंटरेक्टिव मोड, तो इंटरेक्टिव मोड इसको कहा जा रहा है कि जैसे ये आपका 3 लाइन एरो साइन ये आ जाए, पाइथन प्रॉम्प्ट इसको कहते हैं, तो आप समझ जाइए कि पाइथन में वर्क करने के लिए आप पाइथन रेडी है। आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें और जो भी कमांड देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जैसे वहां पे एक एग्जांपल दिया गया था, यहाँ पर एक मिनट बच्चों, जैसे 8 + 2 दे दिया और एंटर की प्रेस कर दिया तो आपका ये 10 दे रहा है। तो कोई भी आपका अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पर दे दीजिए इस तरीके से, तो अपने आप ये आपका रिजल्ट आ जा रहा है। तो इसको आपका क्या कहा जाता है, आपका पाइथन सेल। और इस विंडो को अभी भी मैंने क्या बताया, क्या कहा जाता है बच्चों, दो बताया ना, स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड। तो इसी को हम लोग यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड कह रहे हैं। अब स्क्रिप्ट मोड क्या है, तो देखिए यहाँ पर आप फाइल पे क्लिक करो और न्यू फाइल पे क्लिक करो, तो ये एक विंडो जो खुल गई है, ये आपका स्क्रिप्ट मोड है। इसमें बाकायदे एक से अधिक लाइंस आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं और उसमें प्रोग्राम रन करा सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि a = 5 दे दिया मैंने, लाइन चेंज की, b = 6 दे दिया, लाइन चेंज की, c = a + b ये दे दिया और फिर उसके लाइन चेंज की। देन आपका प्रिंट कमांड यहाँ पे सबसे पहला मैं पढ़ाऊंगा कि कोई भी चीज स्क्रीन पे प्रिंट आउट लेनी है तो आपको प्रिंट कमांड देना पड़ता है। तो यहाँ प्रिंट में आपने C दे दिया इस तरीके से। और अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको रन कराने के लिए यहाँ पे रन मेन्यू है, तो रन मेन्यू पे आप डायरेक्टली रन मॉड्यूल नाम से ये ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहा है इस पे क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल। तो अगर ये फाइल पहले से सेव है तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन अगर ये सेव नहीं, जैसे अभी हम जानते हैं कि ये सेव नहीं, ऊपर लिखा है अनटाइटल्ड, तो या तो पहले इसको सेव कीजिए जाकर, और या डायरेक्ट आप रन कराइए, तो सेव बिना कराए इसको रन नहीं होने देगा। तो यहाँ पे आपने ओके किया, अब वो फाइल का नाम पूछेगा आपसे, तो आपने यहाँ पर PP या कुछ भी दे देते हैं, राम दे दिया। अब बच्चों यहाँ पे राम दिया, .py लगाना ऑप्शनल है, अगर आप लगा देते तो अच्छी बात है, वरना ये बाय डिफॉल्ट अपनी ऊपर देखिए यहाँ पे पाइथन 39 ये इसकी डायरेक्टरी है पाइथन के अंदर, उसी में सेव हो रहा है। तो ये अपने आप वहां पर .py लगा लेता है, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मैंने राम नाम से दिया है तो राम1 मैंने कर दिया, इसको सेव कर दिया हमने। तो जैसे इसको सेव करोगे वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको दिखाया था क्या दिया है, मैंने यहाँ पर 5 दिया, 6 दिया और उसका टोटल किया तो 11 आना चाहिए, और आपका यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि ये 11 दिखाई पड़ रहा है, ये 11 दिखाई पड़ रहा है बच्चों। थोड़ा बोलते रहेंगे तो मुझे लगता रहेगा कि मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को। ठीक, अब देखिए कुछ चीजें इसके अंदर दिखा दें हम आपको। ये तो इंटरेक्टिव मोड था, आप
यहाँ से बाहर आ जाइए। तो इसमें और आपका ये स्क्रिप्ट मोड है और वो इंटरेक्टिव मोड था। तो स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड में डिफरेंस कैसे समझेंगे? वहां पे भी ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे भी मैं लिख के दिखा रहा हूँ। a इज इक्वल टू 6 लिया और फिर b इज इक्वल टू 5 ले लिया या 7 ले लिया, और उसके बाद c इज इक्वल टू a प्लस b कर दिया, और देन यहाँ पे प्रिंट और फिर आप यहाँ पर c को प्रिंट करा दीजिए, एंटर मार दिया। तो आप देखिए यहाँ पे भी वही प्रोग्राम रन हो गया, वहां पे भी वही प्रोग्राम रन हो गया। डिफरेंस क्या है? कोई बच्चा बता सकता है कि कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? दोनों प्रोग्राम तो रन हो गए हमारे। कोई बच्चा बता सकता है? अवंतिका, अच्छा ये बताइए किस अभी तक जो है आपने कभी देखा है पाइथन पे प्रोग्राम रन कराना? बच्चों बेटा रिस्पॉन्ड करें। अथर बेटा, ट्राई किया था पर हुआ नहीं था। हुआ नहीं था। ओके, कोई बच्चा ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, 1 मिनट देख लेता हूँ। जया गुप्ता नाम से किसने ज्वाइन किया बेटा? वेदांत गुप्ता। तो बेटा लेट क्यों हो गया आपको? तो टाइम से हमें लिंक भेज दिया गया था, मैसेज भी दे दिया था। सर फोन नहीं था सर। ओहो, थोड़ा सा मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा आपको। खैर ये वाली क्लास जो मैं ले रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है? एक बार उसको भी देख ओके। हाँ, तो इन्होंने अथर्व ने तो एक बार तो थोड़ा सा रन करा के देखा। अवंतिका आपने कभी देखा है? नो सर। और हिमांशु आपने? नो सर। ओके, तो यानी कि सबके लिए नया है बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इसका डिफरेंस, देखिए। यहाँ पे फर्क ये है, अभी वेरिएबल के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 लिया, ठीक है, और b इज इक्वल टू 2 ले लिया, और c इज इक्वल टू a प्लस b किया, a प्लस b किया, और फिर प्रिंट किया, प्रिंट c, ये 7 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, b इज इक्वल टू कोई मैंने मान लीजिए यहां पर नाम दे दिया, डबल कोट्स देना चाहिए था। b इज इक्वल टू डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यहां चलता है, और फिर मैं यहां पे प्रिंट c करूं, c। तो यहां पे देखिए जरा कि b इज इक्वल टू मैंने राम ले लिया है, और यहां पे मैं c प्रिंट करा रहा हूं, तो वो पुराना ही वाला ले रहा है डेटा। a में 5 था, b में 2 था, और c इज इक्वल टू a प्लस b किया, तो 5 प्लस 2 7 हुआ, तो यहाँ 7 प्रिंट हुआ था आपका। अब यहाँ पे b में मैंने राम ले लिया है, और उसके बावजूद भी वो यहाँ पे जब c को प्रिंट करा रहे हैं तो c के साथ में जो पुरानी मेमोरी लगी हुई थी उसको वो फॉलो कर रहा है। c में पुराना रिजल्ट क्या था? c में पुराना रिजल्ट 7 था। तो अब यहां पे ये कहने का मतलब है कि अगर सिक्वेंसली 1 बाय 1 आपका स्टेटमेंट आपने लिखा है, तो वो एक बार में तुरंत के तुरंत जो मेमोरी बनाया है उसी को फर्दर आगे वाली मेमोरी में पास कर देता है और उसको यूज कर लेता है। लेकिन अगर बीच में आपने कोई चेंजेस कर दिए,
तो जो पुरानी मेमोरी थी वो उसी को यूज करता रहता है, यानी कि अब इस समय सी जो मैंने प्रिंट कराया उसमें 7 प्रिंट हुआ है, जबकि बी की वैल्यू मैंने चेंज कर दी है। तो एक बार सी में वैल्यू आ गई, उसके बाद सी को बी और ए से जो ये ऊपर स्टेटमेंट लिखे गए थे इनसे कोई मतलब नहीं रह गया। सी के पास 7 था, जितनी बार भी सी को प्रिंट कराओगे वो 7 ही प्रिंट करता रहेगा। और जबकि हम ए की और बी की वैल्यू बदल देंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फिर से हम यही सीक्वेंस फॉलो करें पूरा, यानी कंप्लीट सीक्वेंस फॉलो करें कि a इज इक्वल टू 5 लिखें और फिर दोबारा से b इज इक्वल टू राम लिखें, देन c इज इक्वल टू a प्लस b करें और फिर c को प्रिंट करें, तब उसको प्रॉब्लम आएगी। तब वो करंट मेमोरी को यूज कर रहा होगा, क्योंकि b में तो राम है और राम तो एक स्ट्रिंग है और उसके साथ 5 कैसे ऐड कर देगा, तो वहां पे वो एरर जनरेट करेगा। लेकिन अगर सिक्वेंसली आपका सीक्वेंस टूट चुका है, क्योंकि ये करंट मेमोरी को यूज कर रहा होता है, तो अगर सीक्वेंस टूट चुका है तो पुरानी मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर थी वही डेटा वो उठाकर वहां पर प्रिंट कर देता है। अब मैं इसी चीज को आपको दिखा रहा हूं स्क्रिप्ट मोड में। स्क्रिप्ट मोड में ऐसा नहीं होता है। देखिए मैं फाइल राम वाली बना चुका हूं तो वो मिल जाएगी अभी। ये इंटरेक्टिव मोड की प्रॉब्लम है, ठीक है, कि इसीलिए उसमें तुरंत के तुरंत जो कोड एग्जीक्यूट कराने वो एग्जीक्यूट करा लिए, वरना वो बेकार है एक तरीके से देखा जाए। तो यहाँ पे आपका 5, 6 और ये सब स्टोर है। अभी मैं इसको रन करा रहा हूं तो देखिए यहाँ पे 11 आ गया। अब मैं जो है b की वैल्यू में चेंज कर देता हूं। ये क्या करता है, ये पूरा जो स्क्रिप्ट मोड है ये पूरा कोड दोबारा से रन करता है, कंपाइल करता है, देन एग्जीक्यूट करता है। तो मैंने यहाँ पर अब राम स्टोर करा दिया, राम, और उसके बाद इसको फिर रन कराने की कोशिश की। तो क्योंकि बी और ए ऐड करेगा तो नंबर करेक्ट आपका वर्ड ऐड करने में वो डेटा टाइप अलग अलग है, तो ये क्या करेगा अभी आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने सेव किया तो देखिए ये एरर शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है और कह रहा है कि इंट, अभी ये छुपा हुआ है मेरे फोटो के साइड में, मैं दिखा दे रहा हूं। एक इंट डेटा टाइप है, एक एसटीआर, एसटीआर का मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो उसको ये ऐड नहीं कर सकता, ये एरर शो कर रहा है। जबकि यहां पर उस जो इस आपका इंटरेक्टिव मोड था वहां पे इसको इस टाइप की कोई एरर नहीं आई थी या कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट मेमोरी को यूज करता है इंटरेक्टिव मोड, यानी कि ये जो सामने लिखा है जहां प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ये प्रेजेंट मेमोरी को यूज करता है, अगर और सीक्वेंस को फॉलो करता है, पूरा प्रोग्राम एक बार में नहीं। क्योंकि इंटरप्रेटर का और कंपाइलर में डिफरेंस जानते हैं बच्चों? अवंतिका आपको मालूम है? ये तो पता होगा इंटरप्रेटर कंपाइलर में डिफरेंस। बस तुरंत हाँ और ना में जवाब देना है, बाकी जो है हमारी जिम्मेदारी, नहीं आता है तो इसीलिए तो हम बताएंगे, बैठे हैं। बेटा आपको आता है सौर इंटरप्रेटर कंपाइलर में डिफरेंस? जल्दी से बताइए। ओके, तो मैं बता दे रहा हूं। देखिए जब आप कोई भी सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड यानी सोर्स कोड का मतलब वो जगह जहां पे आपने प्रोग्राम लिखा उसको हम सोर्स कोड कह रहे हैं, चाहे वो पाइथन का प्रोग्राम हो, चाहे वो आपका जावा या किसी और लैंग्वेज का प्रोग्राम हो। तो ये आपने सोर्स कोड लिखा, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पर कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर क्या करता है, ये एक ही बार में, यानी पूरे एक ही बार में वन टाइम, एक ही बार में पूरे पेज को कंपाइल करता है, पूरे पेज को कंपाइल करता है। इसको यहां पे चाहे 4 लाइन लिखी हो चाहे 10 लाइन लिखी हो, एक ही बार में पूरे पेज को कंपाइल करता है और बाइट कोड में आपका चेंज कर देता है, बाइट कोड में चेंज कर देता है। और जो इंटरप्रेटर होता है ये एक वन टाइम वन पेज, यानी ये पेज बाय पेज आपका ये बाइट कोड में कंपाइल करके कन्वर्ट कर देता है। और जो इंटरप्रेटर होता है आपका
इंटरप्रेटर जो है ये लाइन बाय लाइन करता है, लाइन बाय लाइन करता है। लाइन बाय लाइन का मतलब हुआ एक लाइन लिखी हमने यहाँ पर a इक्वल टू 5, तो उसको खाली a इक्वल टू 5 मालूम है, और फिर b इक्वल टू 10 लिखा तो उस समय वो b इक्वल टू 10 जानेगा। फिर c इक्वल टू a प्लस b लिखा तो a और b में जो करंट टाइम पे वैल्यू थी उसको उसने ऐड कर दिया। तो ये इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन वर्क करता है, और जो कंपाइलर होता है वो पेज वाइज करता है, यानी पूरे पेज को एक बार में ही कंपाइल कर देता है। और ये एक लाइन लिखी आपने, उसको इसमें कंपाइल किया इंटरप्रेटर ने, और फिर दूसरी लाइन लिखी तो उसको कंपाइल किया और उसको कन्वर्ट किया, फिर तीसरी लाइन लिखी उसको कन्वर्ट किया। इस तरीके से वर्क करता है। सर जो अभी पहला वाला आपने समझाया था वो इंटरप्रेटर था। हाँ, तो ये जो सामने लिखा है, ध्यान दीजिए, ये आपका जो इंटरेक्टिव मोड है ये इंटरप्रेटर की तरीके से वर्क कर रहा है। एक लाइन लिखी तो हमने b इक्वल टू वो जो लिख दिया था ना, b इक्वल टू नाम लिख दिया था, तो वो उस लाइन को यूज कर रहा है, लेकिन साथ में ये करंट मेमोरी को भी यूज कर रहा होता है। और जो स्क्रिप्ट मोड आपने पढ़ा था उसमें आपका कंपाइलर कंपाइल कर रहा होता है, यानी कि पूरा एक पेज एक बार में। यहाँ पे पेज नहीं मानता है, यहाँ पे कोड को पेज नहीं मानता है, लाइन मानता है, लाइन बाय लाइन करता है। और जब स्क्रिप्ट मोड लिखते हैं तो उस पूरे को एक पेज मानता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो स्क्रिप्ट मोड लिखा है ये, इसको एक पेज मानता है, तो यहाँ पे इसने एरर दिखा दी लेकिन वहां पर एरर नहीं दिखाई थी। ये इसका डिफरेंस है। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर जो है पेज वाइज कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। खैर, ये अभी मैं आपको जानकारी ये दे रहा था कि पाइथन का सॉफ्टवेयर जो आइडियली है वो कहाँ होता है, कैसा होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। स्क्रिप्ट मोड भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे इन्होंने अपना भी तरीका बताया कि नोटपैड को खोलकर, जैसे नोटपैड आपका होता है ना, हर सिस्टम में होता है, तो नोटपैड को ओपन कीजिए और उसमें कोड लिखिए और सेव करते समय .py उसमें लगाना पड़ेगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट नोटपैड एक्सटेंशन क्या लेता है, किसी को मालूम है? .txt लेता है। .txt तो टेक्स्ट फाइल मानता है। अगर .py आप लगा देते हो तो वो आपका पाइथन की फाइल बन जाएगी। और आइडियली में ऐसा नहीं करना पड़ता है। जो इसका खुद का सॉफ्टवेयर है जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया उसमें ऐसा नहीं करना पड़ता है। तो ये स्टेप्स इसमें बताए गए, मैंने दिखा दिए आपको स्टेप्स। उसके बाद जो है पाइथन सेल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं इसके फंडामेंटल पे। यहां से चीजें आपको यूज करने को मिलेंगी। जी, सबसे पहला आपका है पाइथन फंडामेंटल में पाइथन कैरेक्टर सेट। तो इट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज, यानी पाइथन लैंग्वेज जिन कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर पाए, प्रोग्राम रन कराते समय पहचान पाए, तो वो सारे कैरेक्टर्स पाइथन के कैरेक्टर सेट का हिस्सा होने चाहिए, तभी वो उसको पहचानेगा, अदरवाइज उसको नहीं पहचानेगा। तो जनरल उसमें क्या दे दिया गया कि A to Z अपर केस में कुछ देते हो या A to Z स्मॉल लेटर में कुछ देते हो, उसको पहचानेगा, ये कैरेक्टर सेट का हिस्सा है। 0 to 9 कोई नंबर लिखते हो या इनसे मिलाकर कोई बड़ा नंबर लिखते हो, कंपाइलर उसको पहचान लेगा। और स्पेशल सिंबल कोई लिखते हो, कंपाइलर उसको पहचान लेगा। कोई स्पेस देते हो, कंपाइलर उसको पहचान लेगा। तो यही सारी चीजें कैरेक्टर सेट में होती हैं, लेकिन इतनी ही नहीं होती हैं। जैसे स्पेशल सिंबल हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे स्पेशल सिंबल होते हैं जिनकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो उसको कैरेक्टर सेट में नहीं भी रखा जाता है। लेकिन जितने जनरल पर्पस यूज के हैं वो सारे रखे जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहला जो फंडामेंटल है वो हम लोग टोकेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये अब प्योर पाइथन के बारे में हैं चीजें। टोकेंस ये क्या है? तो कहा गया स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन, यानी कि जब पूरा प्रोग्राम आप लिखते हो तो पूरे प्रोग्राम में चाहे आप प्रिंट लिखो, चाहे आप a लिखो और चाहे आप c इक्वल टू a प्लस b लिखो, तो वो हर छोटा सा छोटा वर्ड लेटर जिसको पाइथन का कंपाइलर या इंटरप्रेटर पहचान रहा है और उसको एग्जीक्यूट कर रहा है,
तो वो हमारा टोकेंस होता है, छोटा से छोटा वो लेटर, यानी वर्ड, कोई सेंटेंस हो सकता है, वर्ड हो सकता है, या कोई एक लेटर हो सकता है। तो यहाँ पे टोकेंस में बहुत सारे टोकेंस होते हैं। किनको किनको टोकेंस कहा जा रहा है? तो सबसे पहला है आपका कीवर्ड्स। पाइथन जो है कीवर्ड्स को, पाइथन में जो कीवर्ड्स होते हैं, तो कीवर्ड क्या होता है? इट इज अ, मैं नीचे भी दिखाते हुए चलता हूं। सबसे पहले कीवर्ड आपको बताता हूं, और उसमें चला के भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कीवर्ड के बारे में। यहाँ पे एक पाइथन के कीवर्ड की आपका दिया गया है, देखिए लिखिए। यहाँ पे कीवर्ड को कहा गया रिजर्व वर्ड इन द लाइब्रेरी ऑफ अ लैंग्वेज, देयर आर 33 कीवर्ड्स इन पाइथन। तो जैसे यहाँ पे 33 है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स का, कि पाइथन में कितने नंबर ऑफ कीवर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये एडवांस के हिसाब से यहाँ पे 33 बताया गया। अगर कोई नया अपडेट होगा तो वो आपको मिल जाएगा, मैं आपको डेटा में दूंगा। तो ये आपके कीवर्ड हैं, ये सारे कीवर्ड हैं। इनको कंपाइलर इंटरप्रेटर जो पाइथन का है वो पहचानता है। जब भी ये लिखोगे तो वो कोई एरर शो नहीं करेगा। अब इसके बारे में मैं आपको चला के दिखाता हूं। हाँ, अब देखिए, इंटरेक्टिव मोड की बात मैं कर रहा हूं, ये इधर साइड में लिखा है, देखिए यहां से आप पहचानिएगा। स्क्रिप्ट मोड में देखिए, ये कीवर्ड की पहचान है कि आप यहां से कोई कीवर्ड उठा लीजिए। अभी आपने देखा यहां पर ये आपका जो है क्लास लिखा है, क्लास। तो मैं यहां पे क्लास लिखूंगा, CLASS, क्लास। तो कीवर्ड का जब स्क्रिप्ट मोड में वर्क कर रहे होंगे तो कीवर्ड जब भी लिखेंगे तो वो आपका ऑरेंज कलर में दिखाई पड़ेगा। ये इसकी एक पहचान है, अपने आप वो कलर बदल देगा, ऑरेंज कलर में कीवर्ड दिखाई पड़ेगा। और जितने भी फंक्शन है, जैसे ये प्रिंट फंक्शन है, तो ये आपका पर्पल कलर का दिखाई पड़ेगा। और फिर जितने भी वर्ड हैं, वेरिएबल्स वगैरह यूज करोगे या वैल्यू वगैरह यूज करोगे तो वो आपका ब्लैक कलर से दिखाई पड़ेगा। और जो स्ट्रिंग की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रीन कलर की दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे कीवर्ड याद रखिएगा, ये पाइथन के रिजर्व वर्ड होते हैं जिनको पाइथन उनको लिखने पर कोई एरर नहीं दिखाएगा, और वो हमेशा पहचाने जाते हैं पाइथन के कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा। अब यहाँ पे एक ही चीज, 2-3 चीजें थी मेन, तो इसमें एक चीज ये है कि 33 कीवर्ड हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इतने सारे कीवर्ड में एक कॉमन है और एक अनकॉमन चीज है। अनकॉमन क्या है? आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो फॉल्स है, फॉल्स, नन और ट्रू, ये 3 ऐसे कीवर्ड हैं जो इकलौते ऐसे कीवर्ड हैं जिनका पहला लेटर अपर केस होता है। ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। तो फॉल्स का F अपर केस में है, नन का N अपर केस में है, और ट्रू का T अपर केस में, बाकी सारा कुछ स्मॉल लेटर में है। और पाइथन आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अपर केस भी हो सकता है और स्मॉल केस भी हो सकता है। तो ये कीवर्ड के बारे में जानकारी। बाकी जितने वर्ड हैं ये सारे वर्ड मैक्सिमम हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। इंपोर्ट, पास, फॉर्म, फॉर लूप, ट्राई, कैच, व्हाइल, विद, ये सब कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद अब आइडेंटिफायर्स की बात। आइडेंटिफायर्स क्या है? देखिए, ये सब थ्योरी के क्वेश्चन हैं जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आपको मिलेंगे। तो द नेम गिवन बाय द यूजर टू द एंटिटीज लाइक वेरिएबल, ये आइडेंटिफायर को क्या कहा जा रहा है कि ये आपका कुछ नाम होते हैं जो पाइथन की अलग अलग जो भी वर्किंग करेंगे उनको एंटिटीज कहा जा रहा है। उन एंटिटीज को ये नाम प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें एग्जांपल लिया गया कि कोई भी वेरिएबल का नाम रखना है तो आप समझ जाइए कि आप आइडेंटिफायर का यूज कर रहे हैं। कोई भी क्लास का नाम आपको लिखना है तो आप समझ जाइए कि आप आइडेंटिफायर का यूज कर रहे हैं। कोई भी फंक्शन का नाम आपको लिखना है तो आप समझ जाइए कि आप आइडेंटिफायर का यूज कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल, और एग्जांपल के साथ साथ ये रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन ये आइडेंटिफायर से आप कभी भी, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पेपर्स वगैरह जो यहाँ से लगाकर आपका दिल्ली, गुड़गांव और ये जहाँ जहाँ अलग अलग स्कूल्स में हुए हैं, तो मेरे पास सारे मैक्सिमम स्कूल्स के पेपर्स का कलेक्शन है जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और प्री बोर्ड में होते हैं। तो वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो उसमें
हर पेपर में आप पाओगे कि आइडेंटिफायर का एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है थ्योरी पार्ट में। तो यहाँ पे कहा गया कोई वेरिएबल का नाम रखना है तो आपको जो है आइडेंटिफायर के रूल्स को ध्यान रखना है, कोई क्लास का नाम और कोई फंक्शन का नाम। अब मैं वेरिएबल के नाम की बात करता हूँ, अभी वेरिएबल भी बताऊंगा क्या है, क्योंकि स्टेप वाइज जो फाइल बनी हुई उसी के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले कोई भी नाम लिखेंगे, तीनों नाम में से कोई भी नाम लिखेंगे तो इसमें पहला रूल है इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन द लोअर केस और अपर केस। यानी ये जितने भी नाम हैं या तो ये लोअर केस में हो सकते हैं या तो ये अपर केस में हो सकते हैं और मिक्स केस में भी हो सकते हैं, ठीक है। और डिजिट्स 0 to 9 भी नाम में हो सकता है और अंडरस्कोर का साइन भी हो सकता है। स्पेशल सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर का साइन बताया गया है, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं इस पहले वाले उसका, तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल का नाम ए तो सही है, वेरिएबल का नाम एज लिखा तब भी सही है, वेरिएबल का नाम ऐसे एज लिख दिया तब भी सही है, वेरिएबल का नाम पूरा एज लिख दिया एज अपर केस में तब भी सही है, और वेरिएबल के नाम के आगे कोई यहाँ पर मान लीजिए एज लिखा तो एज 10 लिख दिया तो डिजिट आपकी यहाँ पे यूज हो सकती है, सही है। और मान लीजिए आपका दो वर्ड से मिलकर वेरिएबल का नाम है, जैसे एम्प्लॉय नंबर, तो एम्प्लॉय नंबर में आपने शॉर्टकट मारा, एम्प्लॉय को EMP लिख दिया और नंबर को NO लिख दिया NO, तो वहां पे कहा गया जब दो वर्ड से मिलकर नाम बनेंगे तो इसमें आप नंबर को ऐसे अगर लिखते हो EMP नंबर तो बीच में स्पेस अलाउड नहीं होता है, तो उसके लिए क्या किया गया, अंडरस्कोर का साइन रख दिया गया। तो यहाँ पे अंडरस्कोर का साइन आ जाएगा तब आप इसको ऐसे लिख पाओगे। तो ये सब वैलिड है। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि वो 4-5 आइडेंटिफायर्स दे देंगे, यानी कि वेरिएबल्स के नाम या फंक्शंस के नाम, और कहेंगे कि फाइंड द करेक्ट वन या फाइंड द इनकरेक्ट वन, ऐसे करके उसमें ढूंढने को आता है। तो ये रूल्स अगर आपको याद है तो आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला तो रूल ये हो गया, ऐसे ये नाम इन चीजों से मिलकर बने हो सकते हैं। दूसरा है इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स, जितने कोई भी जितने नाम है तो डिजिट बीच में हो सकती है, लास्ट में हो सकती है, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखे 9 ऐप, ये वेरिएबल का नाम लिखा तो ये गलत है, तो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये खास तौर पर याद रखना है। चाहे वेरिएबल का नाम हो, चाहे फंक्शन का नाम हो, चाहे क्लास का नाम हो, ये तीनों नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे कहा गया कि कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर। जितने ऊपर आपने कीवर्ड लिखे हैं तो उन कीवर्ड्स में कोई भी कीवर्ड आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं हो सकता। जैसे आप ऊपर देख पा रहे होगे, यहाँ पे मान लीजिए ये इतने सारे कीवर्ड लिखे हैं। जैसे मैंने एज लिखा है एज, ऐसे मैं सोचूं यहाँ पर मैं ग्लोबल लिख दूं, मैं इफ लिख दूं तो वो गलत हो जाएगा। अभी मैं उसको रन करा के भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो वो गलत माना जाएगा कि कोई भी रिजर्व कीवर्ड जो पाइथन का है वो आइडेंटिफायर के नाम के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो उसके बाद लिखा है वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक एक्सक्लेमेटरी साइन, एट द रेट ऑफ, हैश और आपका डॉलर साइन, परसेंट साइन, प्लस साइन, ये आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर साइन यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी एम्प्लॉय नंबर में या एम्प्लॉय नेम ऐसे टाइप का वेरिएबल है तो उसमें यूज कर सकते हैं। फिर कॉमा और ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड विद इन द आइडेंटिफायर। जैसे मैंने अभी अभी आपको मना किया था कि यहाँ पे स्पेस नहीं लगा सकते, अगर आप ऐसे लिखते हो तो एरर शो करेगा, तो ये स्पेस नहीं लगा सकते। अब इसको मैं तुरंत आपको करके दिखाई देता हूं। ये मैंने प्रोग्राम लिखा था तो देखिए यहाँ पे एरर कैसे शो करेगा। यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, तो अब इस लाइन का मतलब हुआ कि ए क्या है, आइडेंटिफायर है, बी क्या है, आइडेंटिफायर है, सी क्या है, आइडेंटिफायर है, यानी वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पे कोई उसको दिक्कत नहीं, हम ए लिखें या एज लिखें, बी लिखें या बॉल लिखें, सी लिखें या कैट लिखें, कोई इसको दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे जैसे अभी हम देखो यहाँ पे रन करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने यहाँ पे रन कराया, एक इनवैलिड बता रहा है किस चीज, अच्छा नीचे मैंने क्लास लिख दिया है तो वो एक सिंटेक्स का हिस्सा होता है तभी चलता है, अदरवाइज नहीं। ये कोड था हमारा।
तो यहाँ पे मैंने जब इसको रन कराया तो ये आपका 12 प्रिंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर a का नाम 9a कर देता हूँ, 9a। ये वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ क्या कर दिया, 9a कर दिया। तो 9a में अब इसको दिक्कत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रन कराया मैंने, ये देखिए यहाँ पे 9a को ये प्रॉब्लम में बता रहा कि डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम स्पेस देना चाहते हैं, हम पहले वेरिएबल का नाम एज 10 लिखना चाहते हैं, या जैसे एम्प्लॉय नंबर था ना, तो मान लीजिए EMPNO लिखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्पेस दे दिया EMPNO, और फिर मैं इसको यूज भी कर लूं, यहाँ पर ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे B की जगह पर EMPNO को यूज कर लिया। आप देखिए यहाँ पर एरर शो करेगा, ये बीच में स्पेस नहीं हो सकता, ये सिंटैक्स एरर है। अब यहीं पे आपको सुविधा बताई गई क्या, कि अगर स्पेस देना ही है तो बीच में अंडरस्कोर का साइन लगा दीजिए, यानी कि एक ही सिंबल अलाउड है खाली, ये अंडरस्कोर का साइन मैंने लगा दिया। और अब मैं इसको रन कराऊंगा, F5, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आई। ये क्या, A is plus EMPNO, नेम A is not defined। अच्छा, वो वहां की प्रॉब्लम है, मैं दिखाई दे रहा हूं। ये मैंने उल्टा कर दिया है, A की जगह पे मैंने EMPNO लिया था ना, तो कह रहा है A जो है वहां पे है ही नहीं, B तो वैसे ही है, B को मैं ऐसे कर देता हूं, ये B। अब आपका यहाँ पर कोई एरर नहीं है, A की जगह पे मैंने EMPNO ले लिया है, ठीक है, ये 12 आ गया, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, जैसे जावा का पाइथन का कोई रिजर्व कीवर्ड आप यूज कर देते हो आइडेंटिफायर के नेम की जगह पर, तो आपके कीवर्ड उसमें क्या थे, फॉर था, ट्रू था, फॉल्स था, बहुत सारे कीवर्ड थे। तो मान लीजिए मैं फॉर लिख देता हूँ, FOR, तो ये आपका कीवर्ड देखो ऑरेंज कलर से हो गया। तो मैं यहाँ पे फॉर इज इक्वल टू ए लिख रहा हूँ तो एरर आएगी, और एज इज इक्वल टू फॉर इज इक्वल टू 5 लिख रहा हूँ तो एरर आएगी, और अगर एज इज इक्वल टू 5 लिखूं तो कोई एरर नहीं है। तो क्यों है, क्योंकि वहां पे आपका रिजर्व वर्ड हमने यूज कर लिया, इस वजह से एरर आएगी। ये देखिए ये फॉर को बता रहा है, यहाँ पे फॉर की वजह से आ रही है। और यहीं पे अगर ये फॉर की जगह पे हम फॉर 1 कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, तो ये वेरिएबल का नाम बन गया है, अब कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि फॉर 1 नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं है। तो इसलिए आपका, अच्छा वो एक अलग बात है कि फॉर 1 मैंने नीचे यूज नहीं किया है, इसी फॉर 1 को ए की जगह मैंने यूज किया है। यस बेटा, सर स्क्रिप्ट में मतलब फॉर नहीं यूज करते, मतलब कीवर्ड नहीं यूज कर सकते? नहीं, यहाँ पे स्क्रिप्ट से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे चाहे इंटरेक्टिव मोड में यूज करो और चाहे स्क्रिप्ट मोड में यूज करो, ये आइडेंटिफायर के रूल दोनों जगह। आइडेंटिफायर के साथ कीवर्ड नहीं यूज कर सकते? हाँ, आइडेंटिफायर का मतलब किसी वेरिएबल का नाम रखना है, किसी भी क्लास का नाम रखना है, और किसी भी फंक्शन का नाम रखना है। तो उसमें आप ये जो रूल बताए गए हैं उनको यूज नहीं, उनके द्वारा ही आप यूज करोगे। तो जिन चीजों को मना किया गया उनको आप नहीं यूज कर सकते, जिन चीजों को अलाउ किया गया उनको आप यूज कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे अभी अभी दिखाया आपको कि नाम में ए लिखो तब भी सही, एज लिखो तब भी सही, कैपिटल ए कर दो तब भी सही, पूरा अपर केस कर दो तब भी सही, कोई नंबर लास्ट में जोड़ दो तब भी सही, अगर स्पेस देना है तो यहाँ पे अंडरस्कोर का साइन लगा के स्पेस दे दो तब भी सही। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे गलत क्या बताया था, ये ऐसे एग्जांपल बताया था, तो ये गलत बताया था कि इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। तो जैसे यहाँ मैं 9 ऐप रख दूं तो 9 डिजिट स्टार्टिंग कैरेक्टर दे दिया डिजिट के रूप में, तो ये गलत है, क्रॉस का साइन बनाया है। और ऐसे मैंने बताया कोई कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन द आइडेंटिफायर, यानी कि जो भी नाम दे रहे हो, आइडेंटिफायर का मतलब वो नाम, जो नाम दे रहे हो उसमें अगर कोई कीवर्ड यूज कर देते हो जो पाइथन के दिए गए हैं तब भी गलत हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया कि जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, मैंने वाइल लिख दिया, वाइल आपका एक कीवर्ड है, वाइल लूप होता है, तो वाइल
इज इक्वल टू, और यहाँ 10 लिखूं कि वाइल एक वर्ड है मैं समझूं और उसमें 10 स्टोर हो जाए, और ये वेरिएबल के नेम के रूप में यूज कर रहा हूं, तो ये गलत है, नहीं लिख सकते। तो आइडेंटिफायर यानी कि आपका कीवर्ड इसमें यूज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद इसके जितने भी ये सिंबल हैं, यानी कि अंडरस्कोर को छोड़कर बाकी कोई भी सिंबल इसमें यूज नहीं हो सकता है नाम के रूप में, और ब्लैंक स्पेस भी यूज नहीं हो सकता है। कोई कॉमा वॉमा लगा देते हो वेरिएबल के नाम में या फंक्शन के नाम में, तब भी यूज नहीं हो सकता है, नहीं यूज हो पाएगा। मतलब बच्चों आ गया समझ में आइडेंटिफायर क्या है? यस सर। सौर्य ने कहा यस सर। यस सर। हाँ प्लीज बोल देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ से आग बराबर की होनी चाहिए कि आप पढ़ना चाहते हो, हम पढ़ाना चाहते हैं। और वैसे भी ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, ये बहुत आराम से आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इतने ढेर सारे प्रोग्राम हम कराते हैं। और क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, थ्योरी थोड़ी ना पढ़ना है आपको। थ्योरी के लिए तो आप कोई भी बुक उठा लो, थ्योरी रट डालो, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया तो फायदा क्या प्रोग्रामिंग करने से? तो मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन सिखाऊंगा कि कहाँ किसका कैसा यूज है, एक एक छोटी छोटी चीज। अगर कहीं डॉट भी लगा है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये डॉट क्यों लगाया, कब लग सकता है, कब नहीं लग सकता है। इस लेवल पे उतर के मैं आपको स्टडी दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये आप ये किस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ रहे हो? टोकेन्स के अंदर पढ़ रहे हो। तो टोकेन्स के अंदर आपने पहली हेडिंग पढ़ी है कीवर्ड, ये था ना टोकेन्स। तो टोकेन्स में पहला आपने कीवर्ड पढ़ा, दूसरा आप आइडेंटिफायर पढ़ रहे हो, अब तीसरा आपका लिटरल्स। तो यहाँ पे वेरिएबल से रिलेटेड चीजें आ गई। तो लिटरल्स को क्या बताया गया? लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यू। लिटरल्स कैन बी डिफाइंड एज अ डेटा दैट इज गिवन टू अ वेरिएबल और कांस्टेंट। तो यहां पे कहा गया कि जब कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो ना, तो वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें आपने ये 5 दे दिया, तो ये आपका 5 क्या है? ए क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? एक मेमोरी होता है। अभी वेरिएबल के बारे में नीचे बताया जाएगा। तो वेरिएबल क्या होता है? एक मेमोरी होता है। तो उसमें आपने यहाँ पे 5 दिया, तो यही आपका लिटरल है, लिटरल या कांस्टेंट इसको कहा जा रहा है, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये वैल्यू कहां स्टोर हो रही है? 5A में स्टोर हो रही है। तो A नाम की मेमोरी में 5 स्टोर हो गया। तो जब भी कोई वेरिएबल में पहले तो उसमें लिटरल्स में वेरिएबल पता होना चाहिए, और वेरिएबल में जब कोई फिक्स वैल्यू डालते हैं तो उसको आपका लिटरल कहा जाता है, यानी वो जो वैल्यू आप प्रोवाइड करा रहे हो। तो अब 5, अब जैसे यहाँ पे मैंने 5 प्रिंट स्टोर कराया, तो ये आपका इंटीजर लिटरल कहा जा रहा है। मैथ के हिसाब से अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो इंटीजर वैल्यू क्या होती है? तो जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू ना हो और 0 to 9 से मिलकर बनी कोई भी वैल्यू हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, वो इंटीजर वैल्यू होती है। तो वो आपका इंटीजर लिटरल्स में आ जाएगा। अभी यहाँ पे चार्ट जो बना, इसको अगर गौर से देखें तो यहाँ पे देखो लिटरल्स में क्या बताया गया, एक बार देख लेंगे इसको। लिटरल्स में आपका 1 2 3 4 5 टाइप्स के पाइथन में लिटरल बताए गए। जो बेसिक लिटरल हैं 5 टाइप के। कौन सा? कि पाइथन में कुछ नंबर्स न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर सकते हैं, पाइथन में स्ट्रिंग वैल्यू यूज कर सकते हैं, पाइथन में बूलियन यानी ट्रू फॉल्स वैल्यू यूज कर सकते हैं, पाइथन में स्पेशल कैरेक्टर वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं, और पाइथन में आपका लिटरल कलेक्शन यानी कि एक से अधिक वैल्यू एक साथ मिक्स करके अगर आप यूज करना चाहो तब भी यूज कर सकते हो। वो अलग बात है कि इसको हम लोग नहीं यूज करेंगे या नहीं यूज करने को मिलती है, लेकिन हम आपको इसका एग्जांपल दिखा देंगे। अब यहाँ पे अभी तो हम इंटीजर लिटरल की बात कर रहे हैं। तो देखो नंबर के अंदर यहाँ पे INT दिया गया, ये इंटीजर लिटरल है। और यहीं पे अगर मैं a इज इक्वल टू 5.2 फिक्स वैल्यू डाल दूं तो कांस्टेंट वैल्यू को ही लिटरल कहते हैं। तो ये आपका फ्लोट लिटरल कहा जाएगा। ये a इज इक्वल टू 5 जो था ये इंटीजर लिटरल है, और 5.2 लिख दिया तो ये फ्लोट लिटरल है ना। और ऐसे ही यहाँ पर कोई और वैल्यू अगर मैं डाल दूं जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वैल्यू पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने कभी? कोई मैथ वाला बच्चा है यहाँ पर? यस सर। यस सर। तो कॉम्प्लेक्स, हिमांशु कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स वैल्यू
सर वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं अगर रूट के अंदर माइनस में है। हाँ, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं और इनको प्रोग्रामिंग में जब भी जरूरत पड़ती होगी तो यूज करते हैं हम लोग स्टडी यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में, तो इसको जल्दी पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोग्राम आपका ना आया है ना आता है। ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग में तो मतलब कोई वर्ड सेंटेंस या कोई कैरेक्टर स्टोर कराना हो, और फिर बूलियन लिटरल्स ये आपका ट्रू फॉल्स स्टोर कराने के लिए, तो इसके दो पार्ट कर दिए गए, ट्रू और फॉल्स। और याद रखो ट्रू का टी बड़ा है और फॉल्स का एफ बड़ा है। तो यहाँ पे यही पहचानने के लिए आ जाएगा कीवर्ड में आइडेंटिफाई द लीगल कीवर्ड। तो एक जगह पूरा कैपिटल ट्रू लिख दिया, एक जगह स्मॉल पूरा लिख दिया ट्रू, एक जगह पहला लेटर अपर केस लिख दिया। कहेंगे कि सही वाला पहचानो, तो आपका पहचानना है कि टी जिसका अपर केस हो और बाकी सब स्मॉल में, वो आपका सही है। तो ये तीन कीवर्ड मैंने बताए थे, ट्रू फॉल्स और नल, ये नन। तो ये आपका ट्रू फॉल्स हो गया। स्पेशल में आपका यहाँ पे नन हो गया, और बाकी सब ये क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स हो जाएंगे जो बहुत सारे आप यूज करना चाहते हो, लेकिन रेयर केसेस में ही यूज करने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है न्यूमेरिक लिटरल्स में, जैसे हमने 5 दिया तो ये इंटीजर लिटरल्स है, 6.7 दे दिया तो ये आपका फ्लोट लिटरल्स है। और यहाँ पे इसको क्या कहोगे, जल्दी पहचानो, ये कैसा लिटरल हो सकता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स लेटर। कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी वाली जो बात आपने बताई थी वही, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिटरल्स कहा जाएगा। फिर स्ट्रिंग लिटरल की बात करें, string literal can be formed by the enclosing a text in the quotes. We can use both single as well as double quotes for a string। कि आप यहाँ पे जैसे और लैंग्वेज में सिंगल कोट्स का अलग महत्व है, डबल कोट्स का अलग है। सिंगल कोट्स कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं और डबल कोट्स स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप जो है यहाँ पर सिंगल कोट्स में अमन लिखो, डबल कोट्स में अमन लिखो, अमन तब भी सही है, और सिंगल कोट्स में अमन लिखो तब भी सही है, दोनों अलाउ है। और सिंगल कोट्स डबल कोट्स में अगर कोई नंबर लिख देते हो तो वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा, यानी कि एक वर्ड या सेंटेंस माना जाएगा, वर्ड माना जाएगा अगर नंबर को भी आप स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करते हो। देन इसके अलावा यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो होते हैं उनको भी हम यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर ही कंसीडर करते हैं। जावा में भी ये थे, जिन बच्चों ने जावा लैंग्वेज 10th में पढ़ी है। यहाँ पे ये बैक स्लैश कैरेक्टर, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, आस्काई बेल और आपका बैक स्पेस और आस्काई फॉर्म फीड, स्लैश एन स्लैश टी। कोई बच्चा बताएगा कितने कितने कैरेक्टर, जैसे आप लोग, मुझे मालूम है कुछ बच्चे जावा हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं, तो कौन से कैरेक्टर पहचान रहे हैं आप यहाँ पर बच्चों, जल्दी से बताएं। अवंतिका, अथर्व, कोई कैरेक्टर पहचान पा रहे हैं जो जावा में यूज किए थे? जावा पढ़ेगी नहीं, अथर्व ने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये और बच्चे हैं इन्होंने पढ़ा है। हिमांशु बेटा बताओ। सर सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, बैक स्पेस, न्यू लाइन कैरेक्टर, हॉरिजॉन्टल टैब। हाँ, अब देखिए सबसे ज्यादा आपने जो यूज किया था, मुझे याद है आपने मेनू जब कोई बनाते थे तो स्पेस देते थे स्लैश टी से, दो वर्ड्स के बीच में दो मेनू बना रहे हैं कि नेम, एज, एड्रेस, तो उसमें आप दो हेडिंग्स के बीच में स्पेस देने के लिए स्लैश टी यूज करते थे। स्लैश एन से क्या होता था, लाइन चेंज हो जाती थी कि पहला कोई वर्ड लिखा, मान लीजिए हमने यहाँ पे राम लिखा, राम, और उसके बाद यहाँ पर स्लैश एन लगा दिया, और फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे कुमार लिख दिया, और ये आपका स्टेटमेंट किसके अंदर लिख दिया, प्रिंट के अंदर लिख दिया, प्रिंट फंक्शन के अंदर ये स्टेटमेंट लिख दिया डबल कोट्स के अंदर। तो क्या होगा, हमने तो एक लाइन में लिखा है, लेकिन स्लैश एन का क्या मतलब होता है, स्लैश एन का मतलब होता है लाइंस को चेंज कर देना। इसका मतलब पहले वो राम प्रिंट कराएगा, फिर स्लैश एन से लाइन चेंज होकर कर्सर नीचे आ जाएगा, देन वो कुमार प्रिंट कराएगा, कुमार, तो राम कुमार आपका अलग अलग लाइन में आ जाएगा। अगर यही चीज हम ऐसे लिख दें, प्रिंट
और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में राम दिया और यहाँ पे /t दे दिया और यहाँ पे कुमार लिख दिया, डबल कोट्स बंद कर दिया। तो यहाँ पर /t का मतलब था हॉरिजॉन्टल टैब, हॉरिजॉन्टल स्पेस देना, यानी दो वर्ड्स के बीच में स्पेस क्रिएट करना। तो ये 5 कैरेक्टर तक का स्पेस दे देता है आपका। तो आपका ये जब आउटपुट में आएगा तो ये राम प्रिंट होगा, फिर आपका 5 कैरेक्टर का समथिंग स्पेस होगा, अलग अलग वर्जन में थोड़ा कम ज्यादा भी हो जाता है। तो फिर उसके बाद कुमार प्रिंट होगा। तो /t का ये यूज है कि दो वर्ड्स के बीच में स्पेस प्रोवाइड करना। /n का मतलब था लाइन चेंज करना, ठीक है ना। और उसके बाद जो यूज होते हैं वो मैं बता रहा हूं। अगर ये /a देते हो तो अगर ये प्रिंट के अंदर /a दे दो कि जहां पर कहीं /a मिलेगा, तो अगर आपके लैपटॉप में यूज कर रहे हो तो उसमें साउंड होता ही है, या पुराने वाले कंप्यूटर में साउंड लगाना पड़ता था तभी होता था, तो उसमें बीप की आवाज आती है, ऑडिबल बेल के लिए होता है। लेकिन इसको भी हम लोग नहीं यूज करते हैं। जो यूज होते हैं /t /n। उसके बाद अब मान लीजिए आपको कोई चीज डबल कोट्स, ये कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है अथर्व नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं अथर्व जिनको कहा जाता है नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर जो प्रिंट नहीं होते हैं, वो दिखाई तो पड़ते हैं जब हम कोड लिख रहे होते हैं पाइथन का, लेकिन जब आउटपुट आता है तो प्रिंट नहीं होते हैं। जैसे कि आप देखो ये यहाँ पर राम कुमार लिखा है, तो ये डबल कोट्स के अंदर लिखा था। तो अथर्व आपको क्या लगता है ये डबल कोट्स प्रिंट होते होंगे राम कुमार में? अथर्व बेटा बताइए। अच्छा, आप बिल्कुल खैर हमने मान लिया अननोन है, तो आपको सारी चीजें सीखना है यानी। तो ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। जैसे कि अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं उनसे हम लोग ज्यादा अच्छा सीखते हैं। और हमारे पास ऑनलाइन में ये सुविधा होती है कि भैया आप जब चाहो हर चीज दिखाई जा सकती है। ये ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जो बता दिया सर जी ने बस वही रामबाण है, वही सही है, बाकी पता नहीं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट दिया और मैंने यहाँ पे राम दिया और फिर पहले मैंने क्या बताया /n बताया, /n स्मॉल में होगा, और फिर मैंने यहाँ पर कुमार लिख दिया। ये जया नाम से बेटा आपने किसने ज्वाइन किया है? एक बार नाम वेदांत। वेदांत। हाँ वेदांत, /n का यूज क्या बताया था मैंने? स्पेस सर। नहीं बेटा, लाइन चेंज करना बताया था। स्पेस /t से बताया था। थोड़ा सा ध्यान, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने पूछ दिया। तो देखो मैंने तो एक लाइन में लिखा था। हाँ पहले ऐसा करते हैं कि बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे राम कुमार लिखा और कोई स्पेस नहीं दिया। इसको रन करा रहे हैं। ओके, अब देखो एक लाइन में वेदांत बेटा एक लाइन में प्रिंट हो गया ना ये? यस सर। अब मैं आपको दिखा रहा हूं /n का क्या यूज है। मैंने इसके बीच में /n दे दिया, /n दे दिया और फिर इसको एग्जीक्यूट कराया। शॉर्टकट की इसकी एग्जीक्यूट कराने की F5 होती है। अगर आप लैपटॉप पे हो तो फंक्शन की के साथ F5 प्रेस करोगे तो ये हो जाएगा, अगर कंप्यूटर पे हो तो खाली F5 प्रेस करने से हो जाएगा। तो /n से बेटा वेदांत क्या नजर आ रहा है आपको? सर लाइन चेंज। लाइन चेंज होगी। जिन दो वर्ड्स के बीच में /n लगाया गया है, तो पहला वर्ड प्रिंट करने के बाद /n मिलेगा तो कर्सर को नीचे ले आएगा, देन दूसरा वर्ड नीचे प्रिंट होगा। अब मैं तीसरा आपको यूज दिखा रहा हूं। यहाँ पर यहाँ पे /t लगा के दिखाता हूं। तो /t से मैंने क्या बताया था, स्पेस आ जाएगा। तो आ गया बेटा? यस सर। अच्छा, इन तीनों आउटपुट में आपने एक खास बात देखी होगी कि ये राम कुमार जो है डबल कोट्स में लिखा है, तो डबल कोट्स अथर्व कहीं प्रिंट होते दिखाई पड़े? अथर्व डबल कोट्स प्रिंट होते दिखाई पड़े? नहीं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि डबल कोट्स प्रिंट हो जाए तो उसके लिए क्या करें।
यानी कि मैं चाहता हूं राम को थोड़ा हाईलाइट करना है, वो डबल कोट्स में आए, या मैं देखिए जो मेरी कोटेशन है मैं उस पे ये चीज करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर एक मिनट, जी मैंने ये अपनी कोटेशन लिखी, ठीक है, और इसको रन कराया। ये आपका जैसा मैंने लिखा था वैसा प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि राम जी सर जो है ये डबल कोट्स में आ जाए, थोड़ा इसको इंपॉर्टेंस दे दें इस वर्ड को। तो मैंने क्या किया, यहां पे मैं पहले थ्योरी दिखा देता हूं कि उसका तरीका क्या है। तरीका यह है कि अगर डबल कोट्स प्रिंट कराना है तो स्लैश लगाकर अगर डबल कोट्स लिखते हो तो डबल कोट्स प्रिंट हो जाएगा, स्लैश लगाकर अगर डबल कोट्स लिखते हो तो प्रिंट हो जाएगा, स्लैश लगाकर अगर सिंगल कोट्स लिखते हो तो प्रिंट हो जाएगा, स्लैश लगाकर अगर स्लैश लिखते हो तो स्लैश प्रिंट हो जाएगा। यानी स्लैश के बाद ऐसे कैरेक्टर दिए जा सकते हैं जो प्रिंट होके नहीं आते हैं और वो भी प्रिंट हो जाएंगे। कौन कौन से कैरेक्टर हैं? 3 कैरेक्टर आपके सामने हैं कि स्लैश कभी प्रिंट नहीं होता, सिंगल कोट्स कभी प्रिंट नहीं होता, डबल कोट्स कभी प्रिंट नहीं होता है। अब आप देखोगे यहां पर कि ये चीजें आपकी होती हैं, प्रिंट हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर स्लैश लगाया और डबल कोट्स दे दिया, और दोनों तरफ डबल कोट्स आना चाहिए, इसलिए यहां पे भी स्लैश लगाया और डबल कोट्स दे दिया। तो ये डबल कोट्स आपका उसके लिए है, राम जी सर को डबल कोट्स में करने के लिए। बाकी एक स्टार्टिंग में डबल कोट्स होना चाहिए और एक एंडिंग में, वो तो अपना सेपरेट रहेगा ही रहेगा। इस चीज को अभी देख पाए आप लोग कायदे से कि स्टार्टिंग डबल कोट्स और एंडिंग डबल कोट्स तो रहेगा ही, और जिसको आपको डबल कोट्स में बंद करना है उसके पहले स्लैश डबल कोट्स लिख दीजिए और बाद में स्लैश डबल कोट्स लिख दीजिए। अब इसको एग्जीक्यूट करा दीजिए। बच्चों दिखाई पड़ा आपको? हाँ, जैसा हम लोगों ने बात किया वैसा आउटपुट आ गया। अब यहां पर वो देख लेते हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं ये राम जी सर जो है स्लैश के साथ में प्रिंट हो जाए, स्लैश के। तो ये चीज जो है आपको जो जानकारी मिल रही है ये अच्छी चीज है, और आपने स्कूल में बच्चों से पूछ के देखना कि स्लैश डबल कोट्स और सिंगल कोट्स ये प्रिंट हो जाएं, क्या कुछ आता है इसके बारे में, या स्लैश प्रिंट हो जाए। तो उम्मीद तो पूरी है कि नहीं आता होगा। बहुत सारी इंटरनल चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बताऊंगा जो आपको कहीं ढूंढने नहीं मिलेंगी। जैसे कि ये देखिए स्लैश प्रिंट हो गया राम जी सर में। क्लियर हो गया बच्चों ये? यस सर। हाँ, प्लीज ऐसे रिस्पांस करते रहिए। अवंतिका आपको आया नहीं आया? सर आ गया। आपने लगता है आज चाय नाश्ता करके बैठी नहीं है, बोलने पर ही बोलती हैं जब पूछो। तो ऐसे ही हैं, बाकी और कोई खास यूज करके नहीं है, बस इतने ही यूज करने को मिलेंगे। उसके बाद लास्ट में है, यस बेटा। सर जैसे अपने आप से कुछ यूज करना हो, मतलब और कुछ ब्रैकेट्स वगैरह। और देखिए मैंने यहाँ पे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर की बात करी, बाकी तो सब प्रिंट ही हो जाता। मान लीजिए आप यहाँ पर जैसे आपने कहा, वो मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ, फिर उसमें स्लैश की जरूरत नहीं होती है क्योंकि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कुछ ही होते हैं, सारे नहीं होते हैं। अब जैसे आप चाहते हो इसमें कर्ली ब्रैकेट में ये प्रिंट हो जाए, ये कर्ली ब्रैकेट, तो ये तो मैसेज के रूप में आप कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए, यानी और सारे कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। रन करा दीजिए, फिर उसमें जो भी आपके दिमाग में आया सब कुछ जो नहीं प्रिंट होके आता था उसका मैंने दिखा दिया। देखिए डबल कर्ली ब्रैकेट आ गया। यस सर, यस। हाँ, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है कि सर से ये तो पूछा ही नहीं हमने, बाकी सबके लिए अलाउ है। सिंगल कोट्स नहीं प्रिंट होता है, डबल कोट्स नहीं प्रिंट होता है, और स्लैश नहीं प्रिंट होता है। तो उसको प्रिंट कराने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद आपका अभी लिटरल्स में ही है हम लोग,
तो यहाँ पे बुलियन लिटरल में मैंने बता दिया ट्रू फॉल्स होता है, ट्रू फॉल्स। तो ये इफ कंडीशन में स्पेशली यूज होता है, जब भी कोई कंडीशन चेक होती है तो उसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो ये कंडीशन वाला अगर यहाँ पे आज की क्लास में होगा कोई स्टेटमेंट आगे तो मैं आपको इसको तुरंत दिखा दूंगा, वरना इफ कंडीशन जब आप लोग पढ़ोगे इफ एल्स तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। आप सारे बच्चे यहाँ पे, हिमांशु बेटा थोड़ी देर के लिए आप चले गए थे कहीं क्या? नहीं आप नहीं गए थे, यशवेन चला गया था। मैं ये कह रहा था कि अभी आप आज की क्लास में क्या पढ़ रहे हो, जैसे कि ये पूरा शरीर है, बॉडी है, तो फिंगर क्या है, नेल्स क्या होते हैं, ईयर क्या है, नोज क्या है, ये सब पढ़ रहे हो। अब दूसरी या तीसरी क्लास में आप उस लेवल पे पहुंचोगे जब इन सारी चीजों को कंबाइन करके प्रोग्राम कैसे बनता है, बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ पाओगे। तो अभी ये फंडामेंटल पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स होते हैं बुलियन लिटरल में, थ्योरी में याद रखिएगा। वो कह देगा आइडेंटिफाई द बुलियन लिटरल इन द फॉलोइंग, तो 4 कोई वर्ड लिखे उसमें बुलियन लिटरल पहचानो, तो उसमें कहीं भी ट्रू या फॉल्स मिल जाए तो आप जान जाओ, और वो भी टी बड़ा और स्मॉल में और एफ बड़ा होना चाहिए, उसी को आपका बुलियन लिटरल में ट्रू फॉल्स माना जाएगा। और स्पेशल लिटरल में यहां पर आपका नन है, और फिर नन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई टू दैट फील्ड that is not created. It is also used for end of list in the Python. यहाँ पे अभी डेटा टाइप आप देख रहे थे ना, ये आपका अच्छा ये लिटरल्स हैं, अभी डेटा टाइप नहीं देख रहे थे, तो उसमें एक लिस्ट आपका आपके टॉपिक पढ़ोगे आपके कोर्स में है, उसका पूरा प्रोग्राम ही आता है। तो वहां पे लिस्ट का जो एंड होता है वो नन से होता है, या कोई ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसमें कोई वैल्यू ना हो तो वो नल या नन मानी जाती है। तो ये खाली फंडामेंटल के रूप में आपको याद रखना है। उसके बाद लिटरल कलेक्शन में क्या है, कलेक्शन सच एज टपल, ये सारे टॉपिक हैं, टपल हुआ या आपका लिस्ट हुआ, डिक्शनरी हुआ, ये पूरे पूरे टॉपिक है। इन्हीं के 5 नंबर में 4 नंबर में बड़े बड़े कोड आते हैं लिखने के लिए। तो ये आपका लिटरल कलेक्शन में इसको रखा गया है। तो ये टॉपिक है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अब चौथा है आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, ये आपका टोकेंस में ही है, ये चौथा टोकेंस पढ़ रहे हो ऑपरेटर नाम से, अभी टोकेंस ही चल रहा है, तो देखो समझाने में टाइम तो लगेगा ही। हाँ, ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर बताया गया, ऑपरेटर एन ऑपरेटर परफॉर्म द ऑपरेशन on operand. Basically there are 2 type of operator in Python according to number of operand. ऑपरेटर यहाँ पे 2 तरीके के बताए गए, एक आपका यूनरी ऑपरेटर बताया गया, एक आपका बाइनरी ऑपरेटर बताया गया। तो यहाँ पे देखिए ये ऑपरेंड वर्ड यूज किया गया, ऑपरेंड का मतलब है वेरिएबल, और ऑपरेटर क्या है, वो सिंबल है। तो कोई भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड वाला सिंबल जब वेरिएबल के साथ में आता है तो वो हमारी एक्सप्रेशन बन जाती है, और उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग उस एक्सप्रेशन में वर्क होता है। अब यहाँ पे यूनरी देखिए, ये यूनरी और बाइनरी होता है। तो यूनरी में क्या है, परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन वन ऑपरेंड। अगर कोई भी ऑपरेटर सिर्फ एक वेरिएबल पे वर्क अपना दिखाए, उसके लिए 2 वेरिएबल होने की जरूरत नहीं है, तो वो आपका यूनरी ऑपरेटर है। जैसे कि यहां पे आपने a नाम का वेरिएबल लिया और उसमें आपने 5 लिखा, तो 5 के आगे कोई साइन नहीं, तो क्या मानेगा वो, कौन सा साइन मानेगा बच्चों, प्लस मानेगा। इसका मतलब आप यूनरी ऑपरेटर यूज कर रहे हो। ऐसे ही आपने यहां पर, या ऐसे ना करके आप ऐसे समझ लो, ये तो 5 आपने स्टोर कर दिया, अब यूनरी ऑपरेटर का आप यूज देखना चाहते हो, तो मैंने यहां क्या किया, मैंने यहां पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट, और उसमें a को प्रिंट कराते समय -a लिख दिया, -a। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे ये कोई डबल कोट्स तो लिखा नहीं, क्योंकि वेरिएबल के नाम कभी भी डबल कोट सिंगल कोट्स में नहीं लिखे जाते हैं।
वरना वो एक स्ट्रिंग बन जाएंगे और वो अपनी वैल्यू नहीं प्रिंट करेंगे, वो खुद ही प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे -a लिख दिया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाना चाहिए? अरे इतना तो एडजस्ट करिए, -5, जबकि हमने ए में तो 5 स्टोर किया है। और यहाँ भी अभी यूनिरी ऑपरेटर में क्या कहा गया? परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन वन ऑपरेंड, यानी एक वेरिएबल पे, सिंगल वेरिएबल पे अगर कोई ऑपरेटर यूज हो रहा है तो वो आपका एज अ यूनिरी ऑपरेटर यूज हो रहा है। इसको तुरंत करके देख लेते हैं। यहां पर मैंने यहां पे -a लिख दिया और इससे ऊपर a = 5 लिख दिया और इसको रन करा दिया। तो स्क्रिप्ट वाले में ही हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, इंटरेक्टिव मोड में नहीं करते हैं। तो देखो ये अपने आप -5 आ गया। तो हमने यहाँ पे यूनिरी ऑपरेटर का यूज किया है, ये आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। अब यूनिरी ऑपरेटर में कौन कौन है यहाँ देख लीजिए। तो यूनिरी ऑपरेटर में प्लस साइन होता है, यूनिरी ऑपरेटर में माइनस साइन होता है, और यूनिरी ऑपरेटर में ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट साइन होता है। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट साइन का मतलब क्या आपने कभी भी बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ा है 0-1 के फॉर्म में, कि कोई भी नंबर है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें? पढ़ा है कभी? बच्चों अगर पढ़ा है तो हाँ, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। पढ़ा है बच्चों? अच्छा, उसमें ये कहा जाता है कि जिससे पूछोगे वही बताएगा। तो चलिए फिलहाल आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो मैं आपको दिखा दूं। ये मैंने यहाँ पे वही बिटवाइज ऑपरेटर यूज कर दिया। अब मैं इसको रन करा रहा हूं, देखो क्या a की वैल्यू 5 है और ये बाइनरी नंबर्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे 6 आ जा रही है, 6, और वो भी माइनस में। अब माइनस मैंने हटाया नहीं था क्या? माइनस तो हटा दिया था, तब भी 6 आई। अब जरा देखो यहाँ पर एक चीज और करके दिखाते हैं। 7 दे दिया, 7, तो यहाँ पे -8 आ रही है। 5 दिया था तो -6 आई, और 7 दिया तो -8 आई। कैसे आई होगी वैल्यू? कोई आइडिया किसी को? जल्दी से बताएं। इसमें एक्चुअली जो है, क्योंकि वहां पे आपने -8 ने पहले 5 दिया था तो -6 आई थी, और किस 6 दिया है तो ये -8 हो गई। नहीं, 7 दिया है तो -8 हो। ओके, तो यहाँ पे इसका मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा, तब आप जान पाओगे। इसमें बाइनरी नंबर में पहले कन्वर्ट करना आना चाहिए। हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूं। जैसे आपका ये 7 था, 7 तो किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अभी 2 से डिवाइड करना होता है। जो नंबर कन्वर्जन वाला टॉपिक है ना आपका थ्योरी का, वो भी मैं पढ़ाऊंगा पाइथन के अलावा, उसमें ये सब पढ़ने को मिलेगा। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाता है। 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 1 बचा, रिमाइंडर 1 लिख लिया। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, हाँ, फिर यहाँ पे 2 3 जा, अरे क्या लिख दिया यार मैंने, ये 2 3 जा आपका 6 गया, रिमाइंडर 1 बचा। फिर आपका 2 से फिर से डिवाइड, 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर 3 में से 2 गया, 1 बचा। और फिर 0 टाइम्स तक डिवाइड कराया जाता है, तो 2 0 टाइम्स ले जाएंगे, तो यहाँ पे यही जो क्वेश्चन था वही यहाँ पर ले आते हैं हम लोग। तो ये 7 का बाइनरी नंबर ये आया, और नीचे से ऊपर की ओर उतारा जाता है, तो ये आपका 1 1 1, ये किसका बाइनरी नंबर है? 7 का है, 1 1 1, ये 7 का बाइनरी नंबर है। अब इसी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यूज किया जाता है, 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट। तो उस सिस्टम का यूज करके आप ये -8 जो रिजल्ट आया है बेबी, वो पा सकोगे। लेकिन अभी मैं उसको आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं करूंगा, कि नहीं तो उसमें टाइम लग जाएगा, और टाइम लगभग आप बोर ना हो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि बस ये फाइल का
जितना डेटा है उतना मैं पूरा कर दूं, ज्यादा नहीं है। तो ये आपके यूनरी ऑपरेटर हो गए जो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज हो। और फिर आपका बी में दिया है बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर मतलब जो दो वेरिएबल्स के साथ में यूज हो, जैसे कि वही प्लस और माइनस यूनरी ऑपरेटर था जब सिंगल ए के साथ यूज कर रहे थे। अगर हम वही माइनस जो है दो ऑपरेंड यानी दो वेरिएबल के साथ यूज करें तो वो बाइनरी ऑपरेटर हो गया। यानी ये माइनस इस समय बाइनरी ऑपरेटर है और ये माइनस इस समय यूनरी है। ये यूनरी है क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल के साथ यूज हो रहा है, और ये बाइनरी है जो दो वेरिएबल के साथ में यूज हो। तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सारे आपके बाइनरी ऑपरेटर हैं, और प्लस माइनस और ये टिल्ड का साइन और ये नॉट ये आपका यूनरी ऑपरेटर है। बच्चों इतना याद रहेगा? अथर बेटा इतना याद रहेगा? अभी जो है चिंता ना कीजिएगा, ये तीसरी क्लास में आप प्रोग्राम बनाना मैं सिखा दूंगा। प्रोग्राम बनाना आ जाएगा, जो बेसिक प्रोग्राम है थर्ड, आप देखिएगा थर्ड क्लास में आपको प्रोग्राम बनाना आ जाएगा। थोड़ा सा तो बेसिक आपको समझना पड़ेगा ही। कोई भी चीज है, अभी मान लीजिए बाइक आपने चलाना सीखा होगा तो एकदम से बैठाल दिया गया आपको चलाने लगे थे क्या? पहले आपने सीखा होगा ना कि क्लच क्या है, गियर क्या है, एक्सीलेटर क्या है, ब्रेक क्या है, और फिर उसको चलाते हुए देखा होगा लोगों को, देन आप खुद ट्राई किए होगे, ना कि डायरेक्ट ही हो गया। उसके बाद फिर लास्ट में बच्चों आता है आपका ये टोकेंस का लास्ट हिस्सा है पंक्चुएटर या सेपरेटर। तो जैसे अगर हमें एक से अधिक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। तो यहां पे जितने भी ये अलग टाइप के जो सिंबल्स हैं और ब्रैकेट्स हैं सारे, ये आपका सेपरेटर और पंक्चुएटर में आते हैं। तो जैसे हम यहां पर कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं a की वैल्यू को और b की वैल्यू को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लिस्ट, ये एरे एक टॉपिक है एरे, तो एरे टॉपिक यूज करोगे तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। आप लिस्ट टॉपिक यूज करोगे लिस्ट, तो उसमें आपका जो है ये गोल वाला ब्रैकेट। ऐसे डिक्शनरी टॉपिक यूज करोगे तो आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज, सॉरी कर्ली ब्रैकेट यूज होता है। तो ये आपका सेपरेट, ये पहचान भी है इन चीजों की, और ये सेपरेटर या पंक्चुएटर कहे जाते हैं। आप थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, देखें कितना डेटा बचा है इसमें। अब यहाँ पे एक ऐसे समझा दिया गया मेंटेसा और आपका मेंटेसा और एक्सपोनेंट। जब कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे उनमें मेंटेसा और एक्सपोनेंट देखने को मिलता है हमें। जैसे कि यहाँ पे इट मस्ट बी आइदर एन इंटीजर और प्रॉपर रियल कांस्टेंट। मेंटेसा में पॉइंट वाली वैल्यू में पॉइंट वाले पार्ट में कुछ नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। और एक्सपोनेंट में बताया गया इट मस्ट बी एन इंटीजर। एक्सपोनेंट का मतलब पावर जो लगती है, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल ई या स्मॉल ई, इंटीजर वैल्यू के साथ में। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जैसे ये एक नंबर लिखा गया है 123E05। तो यहाँ पे रियल में इसका मीनिंग क्या है? रियल में इसका मीनिंग है 2.3E। यहाँ पे इनवैलिड एक्सपोनेंट, हाँ वो अलग बात है कि पाइथन क्या एक्सेप्ट क्या करता है, उसको आपको ध्यान देना है। तो ऐसे लिखोगे तो कह रहा है कि ये इनवैलिड एक्सपोनेंट है, और ऐसे लिखोगे तो ये वैलिड है। तो E का मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंट से है, और वो 10 की पावर करके होता है। किसी बच्चे को आइडिया है? मैथ वाला बच्चा कोई है यहाँ पर? हिमांशु आपने बताया था शायद। हाँ सर। हाँ, तो इसमें ये नंबर को क्या एक्सप्लेन करोगे, क्या कह रहा है इस नंबर में? सर ये पढ़ा नहीं है सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये पॉइंट वाली वैल्यू के लिए होता है, और मैं आपको ये बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो आउटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ये चीजें आ जाती हैं, छोटी छोटी चीजें। फिर उसके बाद जो है बेसिक टर्म्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे एक आपका ब्लॉक या इंडेंटेशन कहा जाता है, ब्लॉक स्टेटमेंट या उसको इंडेंटेशन कहते हैं। और दूसरा आपका स्टेटमेंट्स है, तीसरा आपका एक्सप्रेशन है, चौथा आपका कमेंट्स है।
ये आपका बेसिक टर्म्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। जो पाइथन प्रोग्राम कोई भी बनाओगे तो ये आपको ब्लॉक स्टेटमेंट यूज करने को मिलेगा, इंडेंटेशन वर्ड में यूज करूंगा, स्टेटमेंट वर्ड यूज करूंगा, एक्सप्रेशन वर्ड यूज करूंगा, कमेंट वर्ड यूज करूंगा। तो जल्दी से इसको देख लेंगे ये क्या है। पहले आपका ब्लॉक्स है, तो ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। ब्लॉक का मतलब होता है जैसे आपका कोई एक रूम है, तो उस रूम को रूम क्यों कहते हो? क्योंकि उसके चारों तरफ 4 दीवारें होती हैं, इसलिए उसको रूम कहते हो। तो ये 4 दीवारें जो हैं वो क्या है? ब्लॉक है। जैसे आपके घर के आगे कार खड़ी है तो ऐसे वो ओपन प्लेस में खड़ी है, लेकिन अगर उसके ऊपर आप टीन शेड डाल दीजिए और चारों तरफ बल्ली बांस कुछ लगा दीजिए तो वो आपने क्या कर दिया? उसको कवर कर दिया, एक उसका रूम बना दिया, यानी वो ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करने का मतलब है वो कार अब उस एरिया के अंदर है। तो ऐसे ही हमारे किसी स्टेटमेंट के अंदर कोई दूसरा स्टेटमेंट है, इसको ब्लॉक स्टेटमेंट कहते हैं, और उसके लिए आपको इंडेंटेशन की जरूरत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पाइथन प्रोवाइड नो ब्रैकेट्स। अब जैसे जावा में आप कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टेटमेंट समझते थे कि किसी स्टेटमेंट के अंदर कोई स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, उसके अंदर आप स्टेटमेंट लिख दो, तो वो पहले वाले स्टेटमेंट के अंदर माना जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने यहां पे लिखा इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर है तो इसके अंदर मैं प्रिंट कराना चाहता हूं, ये जावा की बात बता रहा हूं। तो जावा में ऐसे लिखा जाता था, मैं जावा का वर्ड इसलिए यूज कर दे रहा हूं कि कुछ बच्चे हैं जिनको तुरंत आइडिया हो जाएगा। मैंने यहाँ पे राम प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब यही चीज ब्लॉक कही जा रही है। ये कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया, इसका मतलब ये इफ कंडीशन जब ट्रू होगी, ए की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी, तब यहाँ पे कंडीशन ट्रू मानी जाएगी और राम प्रिंट हो जाएगा। ये ब्लॉक स्टेटमेंट है, और पाइथन में ये कर्ली ब्रैकेट मना किया गया, उसमें नहीं लगते हैं। पाइथन प्रोवाइड्स नो ब्रैकेट्स या नो ब्रेसेस टू इंडिकेट ब्लॉक्स ऑफ कोड फॉर क्लास एंड फंक्शन। जब क्लास कोई बनाते हो तो कर्ली ब्रैकेट खुलता था, फंक्शन बनाते थे तो कर्ली ब्रैकेट खुलता था, है ना। तो ऐसे इफ कंडीशन लगाते थे, लूप लगाते थे तो कर्ली ब्रैकेट खुलता था। तो उसकी जगह पे क्या प्रोवाइड किया गया जावा में, ये अभी मैं इसको बता दूं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। मैक्सिमम लाइन लेंथ शुड बी मैक्सिमम 79 कैरेक्टर। ब्लॉक ऑफ कोड आर डिनोटेड बाय द लाइन इंडेंटेशन which is rigidly enforces the number of spaces in the indentation is variable but मतलब चेंज हो सकता है। वेरिएबल का मतलब वो वाला वेरिएबल नहीं, वेरी कर सकता है। बट ऑल स्टेटमेंट विद इन द ब्लॉक मस्ट बी इंडेंटेड द सम अमाउंट, सेम अमाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हम पाइथन में ये चीज लिखें तो पाइथन में इस तरीके लिखा जाएगा, इफ a इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे ये कोलन साइन प्रोसेस है स्टेटमेंट में। और उसके बाद ब्लॉक का मतलब है अगर ये राम प्रिंट कराना है आपको तो इसके अंदर शिफ्ट करके आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट, और उसके बाद आप यहां पर राम प्रिंट करा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी स्टेटमेंट को ब्लॉक स्टेटमेंट बनाना है, यानी उसके अंदर कुछ लिखना है, तो आप ये जो लाइन होगी ना, मान लीजिए मॉनिटर स्क्रीन की ये लाइन है और आपने इफ यहां से लिखा, तो इतना स्पेस छोड़कर अगर आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो तो ये प्रिंट वो स्टेटमेंट इस ऊपर वाले स्टेटमेंट के अंदर माना जाएगा। जैसे कि ये एसओपीलन ये इफ कंडीशन के अंदर है, ऐसे अब ये प्रिंट स्टेटमेंट इस इफ स्टेटमेंट के अंदर है। तो इसको मैं तुरंत प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ये नॉर्मली 5 कैरेक्टर का स्पेस लेता है, लेकिन ये कम ज्यादा भी किया जा सकता है। आप इसको देख लीजिए ब्लॉक स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया इफ, और ये सॉफ्टवेयर अपने आप बच्चों ले लेता है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं, ये सॉफ्टवेयर अपने आप ले लेता है। इफ a ग्रेटर देन 0, अब देखो मैं एंटर मारूंगा तो कर्सर यहाँ पे आई के नीचे नहीं आएगा, कर्सर अपने आप आगे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे होगे, इतना स्पेस इसने अपने आप ले लिया, यहां से यहां तक का स्पेस अपने आप ले लिया। फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूं, ये हमारा, तो देखो यहां आ गया।
अब मैं प्रिंट लिख रहा हूं और यहां पे मैंने ए प्रिंट करा दिया, मान लीजिए, या राम प्रिंट करा दिया। इससे पहले हमें जो है यहां पे ए की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ए इक्वल टू 5 दे दिया। अब मैं इसको आपको पहले एरर वाला तरीका और फिर ओरिजिनल, जैसे ये ओरिजिनल वाला तरीका पहले दिखा देता हूं। ये लिख ही गया है तो ये सही रन हो रहा है। तो ये राम प्रिंट हो गया क्योंकि ए की वैल्यू हमारी क्या थी, 5 थी। 5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, तो राम प्रिंट हो गया। अब यहां पर इसका एल्स पार्ट लगा के मैं दिखाई दे रहा हूं। एल्स, और इसमें देखो फिर से इंडेंटेशन अपने आप, इसी को इंडेंटेशन कह रहे हैं कि जो इतना स्पेस छोड़कर जो मैंने यहां पे ये लिखा है ना, इसी को इंडेंटेंट कहते हैं, इंडेंटेशन कह रहे हैं, यानी इतना बढ़ा के आगे लिखा गया। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं होती, कंप्यूटर अपने आप कर लेता है। अब यहां पे मैं यहां पर हाई प्रिंट कराना चाहता हूं। अब यहां पे क्या करूं, ये ए की वैल्यू माइनस कर दें, -5। तो अब यहां पे अथर्व चेक होगा, -5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या मानी जाएगी बच्चों, -5 बड़ा है 0 से, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स मानी जाएगी। तो देखो अगर ये स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये राम प्रिंट हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो नीचे आकर हाई प्रिंट हो जाए। तो अभी कंडीशन फॉल्स है इसलिए हाई प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा हाई देखो यहां पर प्रिंट हो गया। अब मैं दिखाता हूं कि ये अगर हम ये स्पेस ना दें, यानी इसको ब्लॉक कह रहे हैं, इंडेंटेशन का यूज करके आपने ब्लॉक बनाया, यानी इफ के अंदर ये प्रिंट स्टेटमेंट है, एल्स के अंदर ये प्रिंट स्टेटमेंट है। और मान लीजिए हम यहां पे स्पेस ना दें, हम पीछे कर दें, ऐसे ये स्पेस ना दें, पीछे कर दें। अब देखो क्या होगा, कंडीशन तो आपकी फॉल्स होगी तो हाई प्रिंट होना चाहिए, लेकिन अब देखना क्या होगा, तुरंत एरर आ जाएगी, क्योंकि बिना इंडेंटेशन के किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में आप कुछ लिख ही नहीं सकते। ये लिख रहा है एक्सेप्टेड एंड इंडेंटेट ब्लॉक, यानी उसको जरूरत है कि इसको इंडेंटेट करो। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली क्या करते हैं, टैब की प्रेस करते थे, टैब की से इसको इतना आगे बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली जितना आपका सॉफ्टवेयर अलाउ कर रहा है उतना ले लेता है। तो इसको हम लोग ब्लॉक स्टेटमेंट कहते हैं। बच्चों आ गया समझ में? यस सर। हाँ, प्लीज ऐसे रिस्पॉन्स करते रहना। तो यहाँ पे नीचे दिखा भी दिया गया है, इफ कंडीशन लिखी है और इसके आगे देखो ये इतनी जगह छोड़ के लिखा गया, कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, एल्स के आगे ये देखो स्पेस देकर किया गया। फिर स्टेटमेंट क्या है, अ लाइन विच हैज द इंस्ट्रक्शन और एक्सप्रेशन, कोई भी लाइन जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हो या कोई एक्सप्रेशन दी गई हो, तो वो आपका स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे मैं प्रिंट लाइन लिख रहा हूं, वो भी स्टेटमेंट है, इफ लाइन लिखा वो भी स्टेटमेंट है, इफ ए इज ग्रेटर देन 0। तो कुछ भी कोई लाइन के फॉर्म में लिखा गया तो वो एक स्टेटमेंट है, बस वो वैलिड होना चाहिए कि इफ एक वैलिड स्टेटमेंट है, प्रिंट एक वैलिड स्टेटमेंट है। और फिर एक्सप्रेशन क्या है, अ लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल, अ लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल एंड वैल्यूज दैट प्रोड्यूस अ रिजल्ट, यानी कोई आपने लिखा C इज इक्वल टू A प्लस B, ये पहले हम लोगों ने यूज किया था, तो A और B को ऐड करके C में रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपकी क्या है, एक्सप्रेशन है, इस चीज को कहा जा रहा है। फिर उसके बाद जो है कमेंट्स, तो कमेंट्स यहां पे मैं बता दूं कमेंट क्या है। तो जावा में सॉरी पाइथन में कमेंट आपका हैश साइन जो है, जावा में आपको याद होगा कमेंट्स सिंगल कोट्स सॉरी ये स्लैश, ये वाला स्लैश लगाकर कुछ भी लिख सकते थे, और यहां पर ये हैश लगाकर लिखा जाता। तो मैं पहले यहां पे दिखा दूं कमेंट है क्या। देखिए यहां पे सपोज दैट यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि ये कंडीशन किस लिए लगाई गई है, लेकिन मैं बताने के लिए मौजूद नहीं हूं यहां पर,
मैंने सीधे सीधे आपको ये प्रोग्राम पकड़ा दिया है, आपको पाइथन आती है और ये प्रोग्राम में क्या मैंने किया है उसको मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये फाइल आपको पकड़ा दी है और मैं खुद नहीं हूं बताने के लिए। तो मैंने क्या किया कि आपको कैसे ये समझ में आए, तो मैंने इस लाइन के आगे चाहे स्पेस दो चाहे ना दो, जैसे मैं देख के लिख दे रहा हूं, आपने हैश साइन लगाया, ऐसे हैश साइन लगाया और आपने लिखा इट चेक्स नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। तो मैंने क्या, मेरा उद्देश्य क्या था कि मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इफ कंडीशन मैंने इसलिए लगाई कि हमारा चेक हो जाए कि ए वाला नंबर जो है, ये नंबर की जगह पे मैं ए लिख दूं, ए में जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसको चेक करने के लिए इफ कंडीशन लगाई है। ठीक है, तो ये मैंने कमेंट लाइन लिखी, कमेंट लाइन। ऐसे ही आप जब देखते हो किसी रेस्टोरेंट में गए तो शीशे पे ही लिखा होता ना, पुल द डोर बैक या फ्रंट या पुश द डोर, ऐसे करके लिखा होता है, तो वो कमेंट होता है, कमेंट। या हम लोग जो है एयरपोर्ट पे किसी को लेने जाते हैं तो एक तख्ती लेकर खड़े हो गए कि राज बहादुर सिंह अगर आए हैं तो इधर देखें, तो वो एक कमेंट है, उसमें हम बोल नहीं रहे हैं। तो इस कमेंट का कोई भी असर हमारे प्रोग्राम पे नहीं पड़ेगा, यानी ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। प्रोग्राम का हिस्सा कौन सा है? ये a इक्वल टू -5 है, इफ कंडीशन है, प्रिंट स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट है, ये प्रोग्राम का हिस्सा, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं। इसके होने ना होने से कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके होने ना होने से यूजर को फर्क पड़ता है कि अगर ये है तो यूजर इसको पढ़कर जान जाएगा कि अच्छा ये पॉजिटिव वैल्यू चेक करने के लिए है। अगर ये नहीं है तो हो सकता है यूजर अगर ज्यादा पाइथन नहीं पढ़ा है या इस स्टेटमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो जान ही ना पाए ये लिखा क्यों गया। ये है, तो देखो यहां पर ये मैं रन करा रहा हूं, कोई एरर नहीं आएगी। यहाँ पे हाई प्रिंट हो गया, कोई एरर नहीं आई। और अभी मैं यहाँ पर ये हैश का साइन ना यूज करूं और ऐसे ही लिख दूं, डायरेक्टली ऐसे लिख दिया कि ये अभी भी हम यही समझ रहे हैं, लेकिन इसका तरीका है कमेंट देने का, हैश का साइन लगाकर ही कमेंट लिखा जाता है, और हमने बिना हैश साइन लगा के लिख दिया। आप देखो, अब इसको रन करा रहे हैं, अब यहां इस लाइन में इनवैलिड सिंटैक्स एरर बता रहा है। उसको लग रहा है कि ये इफ कंडीशन इतनी लंबी कैसे हो गई है ना, वो सब इसी ये इफ कंडीशन का ही ये आगे वाला पार्ट मान ले रहा है, तो ये एरर हो गई। और यहां पर ये ऐसे लिख दिया हैश के साइन के साथ, तो इसका मतलब कंप्यूटर इसको समझता है, लेकिन उसके ऊपर मतलब इस लाइन का लॉजिक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, या आपके प्रोग्राम के इनपुट आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपाइलर को जानता है लेकिन वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कराता है। बच्चों समझ में आ गया बात, कमेंट क्या है? अवंतिका प्लीज बोल दिया कीजिए। हाँ, अब यहां पर ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट जिसमें ये हैश है, सिंगल लाइन कमेंट, एक लाइन का कोई लिखना है तो सिंगल लाइन कमेंट है। अगर मान लीजिए आपको 2-3 स्टेटमेंट लिखने हैं, मतलब ये लिखा और उसके बाद आपने नीचे इस लाइन में आ गए, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई, आपने फिर यहाँ पे कुछ लिख दिया, फिर नीचे आ गए, अभी तो इसको ऐसे रखेंगे, ये, और आपकी बात खत्म नहीं हुई तो आपने क्या किया, फिर से यहाँ पे इसके नीचे लिख दिया, तो ये कंपाउंड कमेंट है। कंपाउंड कमेंट मतलब मल्टी लाइन कमेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हैश नहीं यूज किया जाता, या तो ये तीनों लाइनों में अलग अलग हैश लगा दो, और नहीं तो आप यहां पर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स 3 लगाओ। ये 3 लगा रहे हैं अलग अलग, और लास्ट में ये 3 बंद करेंगे अलग अलग, 3 बंद करेंगे इस तरीके से। तो ये 3 लगाए और 3 बंद कर दिए। अब वो अलग बात है कि ये इसी लाइन में आ गया है, तो इसलिए इसको भी उसने इसी लाइन में कंसीडर कर लिया है। तो एक से अधिक लाइन का स्टेटमेंट लिखना है तो 3 डबल कोट्स या 3 सिंगल कोट्स अलग अलग लगाने पड़ेंगे, तो ये मल्टी लाइन कमेंट माना जाएगा। और एक लाइन का लिखना है तो
आपका हैश का साइन लगता है, और नॉर्मली एक लाइन का ही हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये भी होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब इसने क्या किया, ये प्रिंट का स्टेटमेंट भी इसमें ले लिया और इसको भी इसमें ले लिया है ना, क्योंकि हमने एंटर मार के लाइन चेंज करके नीचे लाया, तो इसके आगे का हिस्सा हो गया ना, इस वजह से ऐसा कर लिया इसने। तो ये है उसका मतलब, और इसको भी कोई एरर नहीं दिखाएगा। तो ये कमेंट हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। जैसे यहाँ इफ कंडीशन में ये देखो लिख के दिखाया गया सिंगल लाइन कमेंट हैश साइन के साथ, और मल्टी लाइन कमेंट में 3 बार सिंगल कोट्स या 3 बार डबल कोट्स ये लगाए जाते हैं। जैसे ये पैराग्राफ में ये ऐसे कब दिया जाता है बच्चों, मैं सही एग्जांपल दे दूं आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप डाउटफुल हो गए होंगे कि ये क्या लिख दिया, ऐसे तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है ना, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ये मल्टी लाइन कमेंट कब लिखा जाता है उसके बारे में। देखिए ये क्या किया जाता है, किसी चीज के स्टार्टिंग में दिया जाता है। जैसे मैं यहां पर लाइन चेंज कर करके ये लिखना चाहता हूं ऐसे, यहां पे मैंने 3 सिंगल कोट्स या डबल कोट्स स्टार्ट किए और मैंने लिखा कि चलिए मैं ऐसे जनरल लाइन कर दे रहा हूं, मैंने ऐसे लिख दिया कि दिस प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेड टू चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव नंबर और नॉट, और फिर मैंने इसको यहां पर बंद कर दिया। अब देखिए यहां पर ये इस पूरे कोड के लिए मैंने एक पूरा पैराग्राफ लिख डाला, तो अब ये कोई एरर शो नहीं करेगा। तो किसी भी कंप्लीट कोड के बारे में कुछ कहना हो या कुछ पार्ट के बारे में कुछ कहना हो, एक से अधिक लाइनें अगर लिखनी तो आप यहां पर उसके ऊपर लिखिएगा सिंगल या डबल कोट्स में। तो यहां पर हाई प्रिंट हो गया, कोई एरर नहीं आई। बच्चों अब समझ में आ गया, जल्दी से बताएं। यस सर। यस सर। हाँ अब देखिए यहां पर ये एग्जांपल दे दिया गया, ये कमेंट इतने सारे लिखे गए, ये फंक्शन का एक प्रोग्राम छोटा सा बना हुआ है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस कमेंट कैसे दिए जा रहे हैं वो मैं दिखा रहा हूं। और मेरी फाइल एंडिंग हो गई है, मल्टी लाइन कमेंट मैंने बता दिया आपको। उसके बाद वेरिएबल, ठीक है, अब ये वेरिएबल के बारे में रूल्स तो वही हैं आइडेंटिफायर वाले, ये वेरिएबल से मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। यहां पर थोड़ा सा डेटा बचा है, ये एग्जांपल खाली लिए गए, बाकी ये अलग से कुछ नहीं है। वेरिएबल से मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। और अगली क्लास बच्चों मैं जानकारी दे दूं फिर से, आपका जो बैच मैंने डिसाइड किया है, अभी किसी को कुछ कहना है तो प्लीज बोल दीजिएगा। बैच आपका टीटीएस में है, टीटीएस ट्यूसडे थर्सडे टीटीएस है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और क्या है 6 to 7 PM 6 से 7 वाले टाइमिंग में है। तो इस टाइमिंग को लेकर अभी हमारे सामने मजबूरी कि यही टाइम हम रख पा रहे हैं, लेकिन क्या किसी को लगता है कि हाँ ये तो हो ही नहीं पाएगा हमारा टाइम? कोई बच्चा है? वेदांत बेटा आपका टाइम मैनेज हो जाएगा? यस सर। अथर बेटा आप बताओ। यस सर हो गया। अवंतिका आपसे तो बात हो ही गई थी, हिमांशु आपका हो जाएगा। ठीक है। तो ये अब आपकी अगली क्लास ट्यूसडे को मिलेगी, और जब जब आप चाहोगे कि संडे को क्लास मैं करा दूं तो आपका एक्स्ट्रा क्लास लेकर मैं हमेशा करा दूंगा, ठीक है, जिसको भी जरूरत होगी। और दूसरा मैंने आप लोगों से कही रखा है कि अगर कोई फ्रेंड वगैरह हो तो थोड़ी सी, जब मैं चाहता हूं कि 1-2 एनर्जेटिक बच्चे रहें हमारे बैच में, तो अगर कुछ लोग सुस्त टाइप के हैं तो देखने से सब कुछ होता है। हम देख रहे हैं एक बच्चा तो आगे आगे बोल रहा है, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, है ना, तो फिर हमारे अंदर बोलने की इच्छा होती है। तो इसलिए अगर कुछ बच्चे आपके साथ के हों, वेदांत बेटा आपसे मैंने कहा है तो आप जरा देख लीजिएगा, और बाकी ये मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको जो है दोबारा वेदांत देख लीजिएगा, स्टार्टिंग वाला जो पार्ट आपका छूट गया है, ठीक है। और किसी को कोई बात कहनी है? मैं क्लास लीव करूं? ठीक है, आप फोन से भी कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, फोन करके बात करके कर लेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। ओके बाय बाय। थैंक यू सर।